ये कहानी है एक सिविल इंजीनियर की जिसका नाम है किम सू हो और कैसे ये दूसरी दुनिया में री इनकारनेट होकर इस दुनिया को बदलने वाला है। इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके सामने एक विंडो पॉप अप होता है कि तुम्हें एब्सोल्यूट की तरफ से एक वरदान मिला है। अब तुम नाइट ऑफ द ब्लड एंड आयरन के एक कैरेक्टर हो और ये वही नॉवेल है जो हमारे एमसी ने कल रात को पढ़ा था। क्या ये उन वेब नॉवेल्स की तरह तो नहीं है जिसमें मैं दूसरी दुनिया में किसी और की बॉडी में चला गया हूँ? क्या मैं सच में किसी दूसरी दुनिया में हूँ? फिर वो ठंड से कांपने लगता है और जमीन पर सोने से उसका मुंह टेढ़ा हो गया है। सिस्टम भी उसे हंसते हुए ये बताता है और उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और कहता है हाँ पता है मुझे, बताने की जरूरत नहीं है। तभी पीछे से उसे कोई मास्टर लॉयड कह के बुलाता है और इसका नाम है जेवियर। लॉयड मन में कहता है ये बंदा तो उसी वेब नॉवल की तरह लग रहा है, क्या इसने मुझे लॉयड बुलाया? और उस वेबटून में ये एक फेमस स्वॉर्ड्समैन है और लॉयड है फ्रंटेरा के किंग का बड़ा बेटा। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो इस वेबटून का सबसे बेकार कैरेक्टर है। वो ये कहते हुए चिल्लाता है। जेवियर कहता है मैंने तो सिर्फ आपका नाम लिया, आपको बेकार थोड़ी कहा, पर अच्छी बात है आपको अपने बारे में सब कुछ पता है। सिस्टम लॉयड से कहता है जेवियर आपकी इस बात से बहुत खुश हुआ है। फिर वो दोनों घर जाते हैं। जेवियर उससे कहता है आप नशे में थे और आपने पब के फर्नीचर तोड़ दिए हैं। फिर महल में आते वक्त आप बेहोश होकर गिर गए। लॉर्ड बहुत परेशान थे इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। आप भले ही बदमाश हो लेकिन अगर आप इस टेढ़े मुंह के साथ मर जाते तो वो बहुत दुखी होते। लॉर्ड सर्दी से कांप रहा है क्योंकि इस नॉवल की स्टोरी बहुत पुरानी है इसलिए यहाँ के फ्लोर्स बहुत ठंडे हैं। जेवियर कहता है मैं जा रहा हूँ महराज को सब बताने, क्या ये बताना जरूरी है? जेवियर कहता है हाँ। फिर लॉर्ड बोलता है कि हमारी फैमिली बहुत कर्जे में है ना? जेवियर कहता है क्या आप ये भूल गए हो? और वो चला जाता है। इस स्टोरी में आगे क्या होगा वो सब लॉयड को पहले से ही पता है क्योंकि रात को ही उसने इस वेबटून का लास्ट चैप्टर रीड कर लिया था कि वो दिन भर शराब पीकर मर जाता है। यहाँ वो चिल्ला कर उठता है तो ये अमीर होने का फायदा क्या हुआ? यहाँ पर भी वही बेकार जिंदगी है जैसे मेरी जिंदगी पहले थी। और आखिर मैंने कौन सी विश मांगी कि मुझे इस बॉडी में डाल दिया गया? दूसरे दिन वो अपनी माँ से मिलता है जिसका नाम है मार्बेला फ्रंटेरा। वो कहती है तुमने पब में तोड़फोड़ की, प्लीज वहाँ जाओ और उनसे माफी मांगो। लॉर्ड उसे हाँ करता है जिसे सुनकर ये दोनों शौक होते हैं। सिस्टम कहता है ये दोनों तुम्हारे अंत से बहुत कंफ्यूज हैं। फिर वो दोनों पब के लिए निकलते हैं और लॉर्ड को देखकर सब वहाँ से भागने लगते हैं और बच्चे भी इसे देखकर भाग जाते हैं। सिस्टम बोलता है सब लोग तुमसे बहुत नफरत करते हैं। लॉर्ड कहता है हाँ हाँ पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड जेवियर से पूछता है तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो? वो जवाब देता है लॉर्ड ने मुझे कहा है आपके साथ जाने के लिए ताकि आप कल वाली हरकत ना करो। लॉर्ड कहता है मेरे सेफ्टी के लिए। जेवियर कहता है नहीं, लोगों को आपसे बचाने के लिए। लॉर्ड मन में कहता है सबसे पहले मुझे अपनी थोड़ी इज्जत कमानी होगी ताकि जब मैं सड़क पर आ जाऊं तो मुझे कुछ खाने को तो मिले। अगर मैं अपनी फैमिली का कर्ज खत्म कर दूं तब शायद मैं आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। इसके लिए मेरे पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए। वो देखता है उसके पास दो स्किल्स है, एक ऐसा स्किल जो सबको गुस्सा दिलाती है और दूसरा स्किल यूज करने से वो एक लुच्चा बन जाएगा। ऐसे बेकार स्किल्स देखकर लॉर्ड को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो पब में जाता है और जेवियर को कल रात से उसमें कुछ बदलाव दिखता है जैसे कि वो एक अलग इंसान हो। अंदर जाकर वो पब के ओनर से माफी मांगता है और वो लॉर्ड से बहुत डर रहा होता है। सिस्टम उसे कहता है आपकी माफी में सच्चाई नहीं दिख रही। पब का मालिक कहता है आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो रास्ते में चलते हुए मन में कहता है कि वो मेरी माफी मांगने पर खुश नहीं लग रहा था। जेवियर बताता है कल आपने उसके सारे फर्नीचर तोड़ दिए जिसे उसने बहुत मेहनत से बनाए थे। वो तब तक खुश नहीं होगा जब तक आप उसका हर्जाना ना कर ले। और उसकी माँ ठंड की वजह से बहुत बीमार है और ऊपर से आपके कान के बाद उस बेचारे का क्या होगा? लॉर्ड मन में कहता है बूढ़े लोग ठंड को झेल नहीं पाते पर अगर उनका फ्लोर सही हो फिर शायद काम बन जाए। फिर उसे एक आइडिया आता है कि इस दुनिया में तो ऑनडोर फ्लोर्स है ही नहीं, अगर मैं उसे बनाऊं तो वो बहुत अच्छे बिकेंगे। लॉर्ड ने कॉलेज सिविल इंजीनियर से पास किया है और आर्मी में भी वो एक सिविल इंजीनियर था और इससे लॉर्ड अपना कर्ज आसानी से खत्म कर सकता है और वो वापस से पब की तरफ जाने लगता है। तभी विंडो पॉप अप होता है जिससे उसे पता चलता है कि वो जेवियर के साथ रिलेशनशिप अच्छा करके आरपी कमा सकता है और वो जेवियर के ऊपर देखता है उसका इम्प्रेशन लॉर्ड के लिए -30 होता है। इससे पता चलता है कि जेवियर लॉर्ड से कितना नफरत करता है। वो उसका मूड अच्छा करने के लिए कहता है आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो जिससे उसका इम्प्रेशन -31 हो जाता है। वो फिर से पब में आता है जहाँ वो पब के ओनर को बताता है कि वो उसकी बिल्डिंग बनाएगा और लॉर्ड ने उसके फर्नीचर तोड़े हैं तो वो उससे सिर्फ मटेरियल्स के पैसे मांगता है और कंस्ट्रक्शन की फीस माफ कर देता है। पब के ओनर को अभी भी उस पर भरोसा नहीं है। अब इससे काम नहीं बन रहा था तो
वो असली लॉयड वाली हरकतें शुरू कर देता है और वो डर की वजह से साइन कर देता है। लॉयड कहता है लो काम हो गया एंड सिस्टम बी लाइक तुम तो बहुत बड़े कमीने हो। तो पहला ऑर्डर मिलने की वजह से लॉयड बहुत खुश होता है। फिर वो बाहर आता है गड्ढा खोदने के लिए। जेवियर उसे बताता है तुमने उसे धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, बस इससे कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। लॉयड बताता है तुम हमेशा नेगेटिव सोचते हो, तुम्हें लगता है मैंने कभी सही काम नहीं किया तो इस बार भी मैं गड़बड़ करूंगा, मैं उन्हें होश करके ही मानूंगा, तुम बस देखते जाओ। वो गड्ढा खोदने लगता है। फिर कुछ दिन बाद वो घर का ढांचा बना लेता है और थोड़ा सा काम करने के बाद वो बहुत ही थक जाता है क्योंकि उसकी ये बॉडी बहुत कमजोर है। जेवियर कहता है ये तो बड़ा जल्दी हो गया और लॉयड बताता है क्या क्या बोला तूने, 1 हफ्ता लग गया मुझे इसे बनाते बनाते। और जेवियर को अभी तक समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बना क्या रहा है और ये सच में पब के ओनर का काम पूरा कर पाएगा। ना ना ना, बदमाश लॉयड फ्रंटेरा ऐसा कर ही नहीं सकता। और लॉयड की पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था पर उसके पास आराम करने का टाइम नहीं था। जैसे ही वो कुल्हाड़ी उठाता है वो दर्द की वजह से नीचे गिरने लगता है पर जेवियर उसे संभाल लेता है और उससे कुल्हाड़ी ले लेता है। लॉयड बताता है मुझे 1 उंगली मोटी, 1 हाथ चौड़ी और 2 हाथ लंबी लकड़ी चाहिए और जेवियर 1 सेकंड में ही सारी लकड़ियां परफेक्ट शेप में काट देता है। लॉयड बहुत सरप्राइज होता है और उसे थैंक यू कहने के बजाय दूसरा काम थमा देता है। एंड जेवियर भी लाइक कितना बेकार इंसान है, थैंक यू कहने की जगह और काम दे रहा है। और सिस्टम कहता है जेवियर आपकी हेल्प करने पर पछता रहा है। लॉयड कहता है तुम्हें बस यही जानना है ना कि मैं पब के ओनर को चूना कैसे लगाऊंगा, इसलिए तुम मेरी मदद कर रहे हो। जल्दी देखने का एक ही रास्ता है, चलो जल्दी काम खत्म करें एक साथ मिलकर। जेवियर सोचता है ये आदमी तो सही बोल रहा है पर इसकी पुरानी हरकतों की वजह से इस पर यकीन ही नहीं हो रहा। फिर ये दोनों काम पर लग जाते हैं और फाइनली वो घर तैयार हो जाता है और लॉयड अपना लोगो भी उस पर लगा देता है। फिर वो दोनों पब के ओनर को घर दिखाते हैं जो इन्हें बहुत पसंद आता है। लॉयड मन में कहता है इस दुनिया में ये भी बहुत बड़ी बात है, ये है ऑन फ्लोर। पब का ओनर उन्हें थैंक्स कहता है और जेवियर शौक में है कि इसने तो सच में पब के ओनर और उसकी माँ को खुश कर दिया जैसे इसने बोला था। अब ये बहुत बदल चुका है, बहुत मेहनती और अपने वादे भी पूरा कर रहा है। क्या सच में ये इसने इनकी खुशी के लिए की है? पर लॉयड फ्रंटेरा तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता और वो दोनों बहुत खुश होते हैं और जेवियर भी। उसका इंप्रेशन 2 पॉइंट्स बढ़ के -29 हो जाता है और उसे 36 RP मिलती है। वो ये देखकर स्माइल करता है और जेवियर को चिढ़ाते हुए कहता है तुम अभी यही सोच रहे हो ना कि वाह ये आदमी कितना कमाल का है, और जेवियर मना कर देता है। लॉयड कहता है ये तो बस एक सैंपल है गांव वालों को दिखाने के लिए। फिर और गांव वाले इस घर में आते हैं और उन्हें वो घर बहुत पसंद आता है और लॉयड हंसते हुए कहता है मुझे यकीन है ऐसा घर तुम लोग अपने लिए भी चाहते हो। हम स्टाइल A में तुम्हारे कोर्टयार्ड के अंदर एक रूम बनाएंगे और स्टाइल B में ऐसा पूरा घर। पर विलेजर्स को अभी भी उस पर भरोसा नहीं होता। लॉयड उसे कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, कम ऑन यार इसमें तो मेरा गाठा हो रहा है। तभी उसे कोई आवाज लगाता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, और ये है लॉयड के डैड एरकस फ्रंटेरा। फिर वो दोनों घर जाकर खाना खा रहे होते हैं और लॉयड मन में कहता है किसी तरह मैं इनकी नजरों से बच गया, अब ये मुझे कंस्ट्रक्शन का काम बंद करने का ना बोल दे। एरकस कहता है चलो अब बताओ इस बार क्या करने का इरादा है? कुछ नहीं, बस पब के ओनर ने ऑनडोल रूम का ऑर्डर दिया है और मैंने बना दिया। एरकस कहता है यानी बाकी विलेजर्स भी तुमको ऑर्डर्स दे रहे हैं, हमें इन विलेजर्स का ध्यान रखना है ठीक है, और अगर तुमने उन्हें धोखा दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एंड लॉयड भी लाइक मैं जो भी करता हूँ इन्हें बुरा ही लगता है। लॉयड यहाँ से जल्दी से निकलता है। एरकस उसे कहता है मुझे पता है कि तुम ये अपनी फैमिली की हालत की वजह से कर रहे हो, लेकिन तुम टेंशन मत लो, ये सब मैं देख लूंगा। और लॉयड मन में कहता है मैंने पहले भी ऐसा सुना है, पास्ट में उसके बाप उसे यही बोल रहा होता है और मैंने भी ये मान लिया था कि सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी नहीं बदला। मैं इस बार अपनी लाइफ को खराब नहीं करने वाला। और वो चला जाता है। अभी लॉयड के पास 32 स्टाइल A और 57 स्टाइल B ऑन डोल फ्लोर के ऑर्डर्स हैं और उसने सभी से आधे पैसे लिए हैं। तभी उसके सामने 2 लोग आते हैं। इस मोटे का नाम है मीटलोफ और इस दूसरे का नाम शीलो, और वो दोनों लॉयड को ग्रीट किए बिना आगे निकल जाते हैं। फिर वो दोनों लॉयड के डैड से उनका पैसा मांगते हैं। अरे चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। और लॉयड के दिमाग में भी एक आइडिया आ जाता है, कितने सही टाइम पर आए हैं ये दोनों। सिस्टम बताता है तुम्हें जेवियर से जो आरपी मिली है उससे तुम कोई भी स्किल जल्दी सीख सकते हो। लॉयड कहता है ये कमीना बकवास करने के अलावा कुछ और भी कर सकता है। सिस्टम कहता है तुमने मुझे गाली दी तो जाने दो। फिर लॉयड कहता है रुको रुको, मैं तो मजाक कर रहा था, अब नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, तो ये स्किल्स मिलेगी तुम्हें। फिर सिस्टम उसकी बॉडी स्कैन करता है। सिस्टम कहता है अरे ये क्या, तुम जैसे दिखते हो उस हिसाब से ये स्किल्स कुछ ज्यादा ही हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें ये सब बोलना जरूरी है क्या? सिस्टम कहता है तुम्हें पहले से जितना पता है उस हिसाब से ये स्किल्स तुम्हें मिलती है, बेसिक सर्वेइंग एंड बेसिक डिजाइन। और लॉयड को अभी भी नहीं पता कि ये स्किल्स क्या है। फिर वो आरपी से वो स्किल ले लेता है जिससे वो जमीन को अपनी आंखों से ही नाप
सकता है, जिसकी वजह से अब उसे GPS यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी स्किल जिससे वो हाथों से ही डिजाइन बना सकता है। फिर वो सोचता है कि इस स्किल की वजह से तो काम बहुत आसान हो जाएगा, पर सिर्फ जेवियर से काम नहीं बनेगा। काश मैं मशीन्स को भी समन कर पाता। तभी सिस्टम बताता है तुम कुछ समन करना चाहते हो, आरपी से तुम अपने लिए एक पेट समन कर सकते हो, पर इसके लिए लॉयड के पास आरपी नहीं था और वो सोचता है मुझे आरपी कमाने के लिए मेन कैरेक्टर का फेवरेट बनना होगा। और यहाँ मीटलोफ एरकस को अपनी वाइफ और पैलेस की सारी लेडीज बेचने के लिए कहता है ताकि वो उसके पैसे दे सके। ये सुनकर एरकस बहुत गुस्सा होता है। तभी लॉयड उसके कंधे पर हाथ रखता है, वो उसका हाथ हटाता है और समझ जाता है कि ये एरकस का निकम्मा बेटा लॉयड फ्रंटेरा है। लॉयड कहता है पहले वारंट दिखाओ मुझे। क्या क्या कहा तूने? लॉयड कहता है लॉ के हिसाब से सभी नोबल्स के पास ये क्लेम है कि तुम उसे सीधी धमकी नहीं दे सकते और बिना वारंट के उनके घर में घुसना एक बहुत बड़ा क्राइम है और तुमने ये दोनों क्राइम्स किए हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमने तो कभी ऐसे लॉ के बारे में नहीं सुना। ओ अच्छा, तुम दोनों को नहीं पता, चलो पता करते हैं। वो जेवियर को बुलाता है और बताता है ये दोनों बिना इजाजत के अंदर आए हैं, इन दोनों के हाथ पैर तोड़ दो। जेवियर उनकी तरफ बढ़ता है, अपनी तलवार बाहर निकालता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लॉयड कहता है देखा मेरा कमाल। एरकस लॉयड पर गुस्सा होते हुए कहता है ये तुम दोनों ने क्या किया? हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है। लॉयड उसे पैसे देते हुए कहता है इससे कम से कम इस महीने का कर्ज तो उतर जाएगा है ना। एरकस शौक होता है कि अब ये लोगों से पैसे भी मारने लगा है। जेवियर कहता है आप डरिए मत, मैं ध्यान रखूंगा ताकि मास्टर लॉयड सभी ऑर्डर्स पूरे करे। फिर वो दोनों चले जाते हैं। जाते हुए जेवियर कहता है आपको लॉ के बारे में कैसे पता? मैंने तो आपको जाहिल समझा था। इससे लॉयड बहुत गुस्सा होता है और मन में कहता है दरअसल ये मैंने जेवियर से ही सुना था। नोवेल में जब एरकस और उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया था तभी वो दोनों उनके पास आते हैं कब्र खोदने के लिए ताकि उनकी बॉडी बेच सके। तभी जेवियर ने उन्हें इसी लॉ के बारे में बताया था और ये कहने के बाद वो उन दोनों का सर काट देता है और कोर्ट ने भी जेवियर को गुनहगार नहीं माना। पहले सब पता होने का यही तो फायदा है। तभी सिस्टम विंडो पॉप अप होता है और जेवियर के इम्प्रेशन बढ़ने की वजह से उसे 60 आरपी मिलती है। फिर वो रात को बाहर जाता है, आसपास देखता है कि कोई है तो नहीं। तभी वो समनिंग करता है, एक मैजिक सर्कल बनता है और लॉयड को ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, पर फिर वो बहुत छोटा हो जाता है और एक छोटा सा पेट समन होता है जिसे देखकर लॉयड को कुछ समझ नहीं आता और ये बहुत छोटा है इसलिए ये लॉयड के किसी काम का नहीं है। फिर वो मुंह से एक पैकेट बाहर निकालता है जिसमें सनफ्लावर सीड्स होते हैं। रेड सनफ्लावर सीड से वो 12 घंटों के लिए बड़ा हो सकता है और ब्लू सनफ्लावर सीड से वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर एक और पैकेट खरीदने के लिए उसे 1 आरपी लगेगा और इसका नाम पोडिंग है। वो एक रेड सीड ट्राई करता है, वो उसे खाता है और उसकी बॉडी से लाइट निकल रही होती है जिसके प्रेशर से लॉयड दूर जाकर लगता है और पोडिंग का साइज 30 फीट हो जाता है जिसे देखकर लॉयड बहुत शौक होता है और वो जमीन खोदने लगता है और लॉयड की मशीन वाली प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। पर अभी के लिए वो इसे छुपा लेता है क्योंकि अगर किसी ने लॉयड के साथ इतनी बड़ी चीज देखी तो वो उस पर शक करेंगे। इसलिए वो प्लान करता है कि मैं अपने साथ एक समनिंग बुक रखूंगा और अगर किसी ने पूछा कि ये क्या है तो मैं बोल दूंगा मैं एक समनिंग मास्टर हूँ। वाह, मुझे खुद नहीं पता मैं इतना स्मार्ट कैसे हो गया। फिर अगले दिन वो किंग के 30 सोल्जर को बुलाता है, उन्हें बताता है ये सारी मिट्टी मैंने रात भर मेहनत करके खोदी है पर ये तो पोडिंग ने रात में 30 मिनट में ही खोद दी थी। फिर वो बोलता है अब हम सभी ओंडोल बनाएंगे और तुम सबको ये मिट्टी कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जानी होगी। ये सुनकर सभी के मुंह उतर जाते हैं। तभी वहाँ कोई आता है, आप यहाँ मेरे सोल्जर्स के साथ क्या कर रहे हैं? और ये है फ्रंटेरा किंगडम का सीनियर नाइट और लॉयड भी यही चाहता था कि ये यहाँ आए। इस किंगडम में 3 नाइट्स हैं, पहला न्यूमन, बेरन और तीसरा मेन कैरेक्टर जेवियर। नोवेल में जब फ्रंटेरा किंगडम बर्बाद हुआ था तो इसी ने एरकस को धोखा दिया था। लॉयड कहता है क्या आपको दिख नहीं रहा यहाँ क्या हो रहा है? आपने इन सोल्जर्स को मिट्टी ले जाने और मजदूरी करने का ऑर्डर दिया। मैं इनका कमांडर हूँ और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। लॉयड कहता है मैंने डैड से परमिशन ली है। न्यूमन कहता है पता नहीं तुमने किंग को कैसे उल्लू बनाया, लेकिन लगता है मुझे आपको आपके पुराने कारनामे याद दिलाने होंगे। आप मेरे सोल्जर से खुद का काम करवा रहे हैं। लॉयड कहता है तुम्हारा मार खाने का बहुत मन कर रहा है क्या? जिसे सुनकर न्यूमन गुस्से से पागल हो जाता है। फिर लॉयड मिट्टी निकालता है और उसके मुंह पर फेंक देता है। सारे सोल्जर्स भी ये देखकर बहुत शौक में हैं। न्यूमन कहता है तुमने एक सीनियर नाइट की इंसल्ट की है। क्या बोला तुमने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर वो उसे ड्वेल का चैलेंज करता है और 1 महीने बाद इनका मैच होगा। फिर अगले दिन जेवियर उससे कहता है क्या आपको यकीन है आप उससे जीत पाएंगे? लॉयड कहता है कहाँ वो और कहाँ मैं, उसे तो माना हर्ट यूज करना भी आता है, बोलने से पहले थोड़ा दिमाग लगाया करो। ये सुनकर जेवियर को बहुत गुस्सा आता है। वो खुद को संभालता है और मन में कहता है एक तो इसने एक सीनियर नाइट के ऊपर मिट्टी फेंकी और ऊपर से उसे चैलेंज भी कर दिया, ये तो फिर से वही कमीनों वाली हरकतें करने लगा है। मन तो करता है इसे जान से मार दूं। लॉयड उसे कहता है क्या तुम मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाओगे? जेवियर मना कर देता है, मुझे सिर्फ आपकी सेफ्टी करनी है और अगर आप जैसा कमीना ये सीख जाए तो लोगों को परेशानी होगी। लॉयड कहता है अगर मैं तुम्हारे इंसुलेमिया को ठीक कर दूं फिर भी तुम मुझे नहीं सिखाओगे? जेवियर बहुत शौक होता है क्योंकि उसने ये किसी को नहीं बताया था और लॉयड ने ये नोवेल से ही पढ़ लिया था और इसे इसका सोल्यूशन भी आता है। एक नाइट के टोटल 4 लेवल्स होते हैं और
زیویئر بس اسے ماسٹر کرنے ہی والا ہے. اس ٹائم اس کے سینسز اتنے زیادہ تیز ہیں جس کی وجہ سے وہ سو بھی نہیں پا رہا. لوئڈ کہتا ہے تو کیا سوچا تم نے؟ پھر زیویئر مان جاتا ہے میں نے سب کچھ ٹرائی کر کے دیکھ لیا ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور پھر لوئڈ اسے سول انجینئر کی بک سناتا ہے اور وہ سو جاتا ہے. لوئڈ ہنستے ہوئے کہتا ہے اب تمہاری سورڈ ماسٹری میری ہوئی. اگلے دن زیویئر اسے 50 چکر لگانے کو بولتا ہے اور وہ دوڑنے لگ جاتا ہے. زیویئر یہ دیکھ کے شوق ہوتا ہے کہ یہ بنا شکایت کے دوڑنے لگا. وہ ایک چکر لگاتا ہے اور آ کر کہتا ہے مجھے تو سورڈ چلانا سیکھنا تھا ہے نا. دوبارہ ایک چکر لگاتا ہے, پھر آ کر کہتا ہے تمہیں لگا ہوگا میں دوڑ نہیں پاؤں گا اور انکار کر دوں گا ہے نا. پھر ایک چکر اور لگاتا ہے, پھر آ کر کہتا ہے اور پھر تم بولتے مجھ میں وہ بات نہیں, میں سورڈ چلانے کے لائق نہیں, اور تم منع کر دیتے. صحیح کہا نا میں نے؟ یہ سن کر زیویئر تھوڑا امپریس ہوتا ہے کیونکہ لوئڈ سچ بول رہا تھا. پھر لوئڈ کہتا ہے اب تو میں یہ ٹریننگ پوری کر کے ہی رہوں گا. پھر اس کی ایک پیسو اسکل 4 پوائنٹس اور بڑھ جاتی ہے. اسکل کی وجہ سے لوئڈ کا منہ دیکھ کر ہی لوگوں کا اسے مارنے کا من کرے گا. یہ دیکھ کر لوئڈ بہت غصہ ہوتا ہے اور لوئڈ کو یہ ٹریننگ بہت ہارڈ لگتی ہے. وہ کہتا ہے پر یہ پچھلی زندگی سے تو بہتر ہی ہے. پہلی لائف میں میرے پاس کوئی فیملی نہیں تھی اور میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا, پھر بھی میں محنت سے کام کرتا تھا اور یہ سب کچھ میں صرف 2 وقت کے کھانے کے لیے کرتا تھا. پر مجھے امید تھی کہ شاید ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ اس درد اور نا امیدی سے تو بہتر ہی ہے. اور زیویئر بھی اسے سکھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کا امپریشن 1 پوائنٹ بڑھ جاتا ہے اور اسے 18 RP ملتی ہے. پھر نیومن لوئڈ کے ڈیڈ کو سب بتا دیتا ہے اور وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے. اسے لگا تھا کہ لوئڈ اب سدھر گیا ہے اور وہ اسے اپنے بیٹے پر نرمی کرنے کا کہتا ہے. نیومن من میں کہتا ہے پر ڈویل میں آپ جیسا چاہتے ہو ویسا کر سکتے ہو, اب میں اسے چھوڑوں گا نہیں, اسے میں جان سے مار دوں گا, اور اگر ایرکس اس سے غصہ ہوا تو میں بیرن اور بیرنس دونوں کو مار دوں گا. پھر 1 مہینے بعد لوئڈ اور نیومن آمنے سامنے آتے ہیں اور لوئڈ کے پیرنٹس سبھی ان کو دیکھ رہے ہیں اور لوئڈ کہتا ہے پٹنے کے لیے تیار ہو جا بیٹا. بیک گراؤنڈ میں لوگ کہتے ہیں کیا یار یہ بندہ پاگل ہے کہ ایک شوول سے لڑے گا, اور نیومن ابھی بھی اس پر بہت غصہ ہے. اور یہاں لوئڈ کے ڈیڈ سر پکڑ کر بیٹھے ہیں, اسے ابھی بھی سب کچھ مذاق ہی لگتا ہے. زیویئر من میں کہتا ہے مجھے تو یہ سب مذاق نہیں لگ رہا, 1 مہینے سے وہ ٹریننگ کر رہا ہے اور رات بھر سورڈ یوز کرنا سیکھتا ہے. یہ سب دیکھ کے تو یہ نہیں لگتا کہ وہ مذاق کر رہا ہے. ماسٹر لوئڈ اس بار سیریس ہے. پھر بیرن میچ سٹارٹ کرتا ہے, نیومن اس پر اٹیک کرتا ہے, وہ شوول سے اسے بلاک کرتا ہے. نیومن پھر سے اٹیک کرتا ہے لیکن وہ یہ بھی بلاک کر لیتا ہے اور زیویئر لوئڈ کے مووز دیکھ کر شوکڈ ہے. لوئڈ من میں کہتا ہے انہیں یہ مووز نئے لگ رہے ہیں لیکن یہ ہر ایک کورین آدمی جانتا ہے, ملٹری میں نے تو یہی سیکھا تھا, اور اس شوول سے ہم بلاک بھی کر سکتے ہیں اور اٹیک بھی, اور میں اسے ایک پوگو سٹک کی طرح بھی یوز کر سکتا ہوں. زیویئر کہتا ہے یہ بندہ تو سچ میں مزاق کر رہا ہے. نیومن اس پر اٹیک کرتا ہے اور وہ ان ٹیکنیکس کا یوز کرتا ہے جو اسے زیویئر نے سکھائی تھی. نیومن من میں کہتا ہے تجھ جیسے کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی. پھر وہ ایک سکل ایکٹیویٹ کرتا ہے جس سے اگر وہ شوول یوز کرے گا تو اس کی طاقت بڑھ جائے گی. زیویئر کا امپریشن 1 پوائنٹ بڑھ گیا تھا اور بیرنس نے پہلی بار اسے اتنی محنت کرتے دیکھا تھا, جس سے ان کا امپریشن بھی میرے لیے 3 پوائنٹس بڑھ گیا, جس سے اسے 97 RP ملتی ہے اور 40 RP میں اس نے شوولنگ سکل سیکھا تھا. اور یہاں نیومن کہتا ہے مجھے پتا نہیں تھا مجھے اس کا یوز کرنا پڑے گا, پر اور کوئی راستہ نہیں ہے. پھر وہ سمن کرتا ہے مانا ہارٹ اور کہتا ہے یہ تو بس شروعات تھی. زیویئر کہتا ہے کسی بھی بنا سکل والے کے لیے 10 سال اور ایک نارمل سکل والے کے لیے کم سے کم 5 سال تو لگتے ہی ہے مانا ہارٹ سمن کرنے کے لیے, اور ماسٹر لوئڈ کے لیے یہ اٹیک روک پانا مشکل ہوگا. نیومن لوئڈ پر اٹیک کرتا ہے, لوئڈ اسے بلاک کرتا ہے اور نیومن کی طاقت کم ہونے لگتی ہے. لوئڈ کہتا ہے یہ مانا کنجورنگ سکل جس سے زیویئر اس نوول کا سب سے طاقتور انسان بن گیا تھا, اس کا نام ہے آسراہان کور ٹیکنیک, اور نیومن کی پوری مانا ختم ہو جاتی ہے. پھر لوئڈ اس کے منہ پر شاول مار دیتا ہے جس سے اس کا ایک دان ٹوٹ جاتا ہے اور آخر میں اس کے سر پر شاول مار دیتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے. یہ دیکھ کر سبھی شوق میں ہیں, کسی کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا. پھر بیرن لوئڈ کو ونر اناؤنس کرتا ہے. یہاں لوئڈ کہتا ہے اب تیرے پٹنے کا ٹائم آ گیا اور اسے پھر سے پیٹنے لگتا ہے. بیرن اسے کہتا ہے تم نے ڈویل جیت لیا ہے, اب بس کرو. سولجرز اسے روکتے ہیں, وہ بولتا ہے ٹھیک ہے اب ہٹ جاؤ. جیسے ہی وہ سب اسے چھوڑ دیتے ہیں وہ پھر سے اسے پیٹنا شروع کر دیتا ہے. زیویئر من میں کہتا ہے ماسٹر لوئڈ کا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے وہ پورا پریپئر ہو کر آئے ہیں, جیسے اسے پتا تھا وہی جیتے گا. تو 15 دن پہلے لوئڈ نے زیویئر سے آسراہان کور ٹیکنیک سیکھنے کو کہا تھا اور اسے بتاتا ہے اس ٹیکنیک میں ہم نیچر سے مانا کو کلیکٹ کرتے ہیں. زیویئر بہت شوق ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس ٹیکنیک کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا اور زیویئر نے اس ٹیکنیک کو ابھی تک پورا بھی نہیں کیا ہے. لوئڈ اسے جھوٹ بولتا ہے کہ یہ سب تم نے مجھے نیند میں بتایا تھا. زیویئر من میں کہتا ہے یہ بندہ اتنا عجیب چہرہ کیوں بنا رہا ہے اور شاید میں نے سچ میں اسے نیند میں سب کچھ بتا دیا ہوگا. زیویئر اس سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ میں یہ ٹیکنیک آپ کو نہیں سکھا سکتا کیونکہ ابھی تک یہ پوری نہیں ہوئی, پر لوئڈ کو یہ پہلے سے پتا تھا اگر میں تمہاری مدد کروں اسے پورا کرنے میں تو پھر تم مجھے سکھاؤ گے. زیویئر ہاں کر دیتا ہے. پھر لوئڈ اسے بتاتا ہے کہ تم نیچر سے مانا لیتے ہو اور پھر اسے مانا ہرٹ کے ساتھ مکس کرتے ہو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیچر مانا ہرٹ سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہے. اس کا سولوشن یہ ہے کہ تم نیچر کی ایبزورب مانا
को माना हट से मिक्स करने का सोचो ही मत, बल्कि उसे माना के साथ अलग सर्कल में बनाओ, फिर उस सर्कल को माना हट के अराउंड घुमाओ, जैसे कि एक इंजन के साथ एक एक्स्ट्रा इंजन लगा होता है। इसे कुछ ऐसा सेट करो कि तुम उन दोनों को एक साथ या अलग अलग इस्तेमाल कर सको। जेवियर कहता है आपका आइडिया सही तो लग रहा है, पर आपको ये सब कैसे पता? और मन में कहता है अब ये इंजन क्या है? लॉयड झूठ बोलता है कि ये सब तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। एंड जेवियर को लगता है कि ये अभी मुझसे कुछ छुपा रहा है, और जब जेवियर ने लॉयड का मेथड अप्लाई किया तो वो काम कर गया, जिसे उसे करने में सालों लग गए, और उसने 3 माना सर्कस एक साथ बना लिए। फिर जेवियर के इम्प्रेशंस लॉयड के लिए 5 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, और लॉयड बताता है कि मुझे बस सीखना है कि किसी और की माना एब्जॉर्ब कैसे करे, और प्रेजेंट में सब उसे रोकने का ट्राई कर रहे होते हैं। बेरोन कहता है तुम एक सीनियर नाइट की बेइज्जती कर रहे हो, बस करो ये सब। फिर लॉयड कहता है उस टेबल के नीचे देखो, ये आदमी इज्जत के लायक है या नहीं। वहाँ पर बहुत सारे लेटर्स होते हैं जो न्यूमन और टोडर्स के हैं, जिसने बेरोन को रियल स्टेट के डील में धोखा दिया था। इसमें हमारे सारे सीक्रेट्स हैं, और न्यूमन ने इन्हें दीवार में छुपा दिया था। तो ये सोचता है इसे ये सब कहाँ से मिले, और ये इसलिए क्योंकि नॉवल में ये बात जेवियर को पता चल गई थी, और उसने इन लेटर्स को पोर्डिंग से खोज कर लाया था। लॉयड बेरोन से कहता है आपको सजा का मैं एक सजेशन दूं, हम एक चूहा इस पर गिराएंगे, अगर इसे चोट लगी तो इसे किंगडम से निकाल दिया जाएगा, नहीं तो इसे नौकर बना लेंगे। लोग बोल रहे होते हैं एक चूहे से इसे क्या होगा, और बेरोन को लगता है कि वो न्यूमन को उसकी गलती सुधारने का मौका दे रहा है। बेरन कहता है मास्टर लॉयड ने अच्छी सजा बताई है, इससे दूसरों को वार्निंग मिलेगी। बेरोन इजाजत दे देता है। लॉयड कहता है अगर किंग किसी गद्दार को दूसरा मौका देंगे तो क्या उसे पछतावा होगा? नहीं, वो किंग को दोबारा धोखा देगा। न्यूमन मन में कहता है इन सब से मैं इसका बदला जरूर लूंगा। लॉयड कहता है ये स्माइल तुम्हारी आखिरी स्माइल होगी, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। वो पोर्डिंग को रेड सीड खिलाता है और वो बड़ा हो जाता है। लॉयड तो वहाँ से निकल जाता है और पोर्डिंग उसके ऊपर गिर जाती है। लॉयड कहता है अब खेल खत्म हुआ। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हैं। फिर कुछ दिन बाद पोर्डिंग रोड बना रहा होता है। लॉयड कहता है ये रोड ईस्टर्न माउंटेन तक जाएगा। जेवियर पूछता है ये रोड क्यों? लॉयड जवाब देता है ये हमारी लैंड को मैप पर ले जाएगा। जेवियर बताता है आपको ये सब कैसे पता, और अचानक से आप एक समनिंग मास्टर बन गए, क्या आप सच में मास्टर लॉयड ही है? सिस्टम बताता है कि जेवियर को तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है, और लॉयड मन में कहता है मैंने बुक में जो जेवियर देखा था, अगर इसे पता चला कि उसकी मास्टर की बॉडी किसी और ने हड़प ली तो वो मुझे मार डालेगा, पर ऐसे वक्त के लिए भी मेरे पास एक स्पेशल स्किल है। वो अपना स्किल एक्टिवेट करता है। लॉयड कहता है जब कोई नहीं होता था तो मैं पढ़ाई करता था, और तुम पूरा दिन तो मेरे पास नहीं होते थे, है ना? तो उस समनिंग का क्या चक्कर है? उसे तो 20 साल के एक्सपीरियंस मैजिशियंस भी मुश्किल से कर पाते हैं। लॉयड कहता है तुम तो लोगों से उसका माना चुराने में एक्सपर्ट हो गए, तुम तो जीनियस होंगे। जेवियर कहता है नहीं, मैं खुद को जीनियस नहीं मानता। लॉयड कहता है अगर तुम जीनियस हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं? ये सुनने के बाद वो कुछ नहीं कह पाता। फिर वो जाने लगता है और बेरन से कहता है मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ का ध्यान रखना। जेवियर भी उसके साथ जाने लगता है और कहता है आप कहाँ जा रहे हो? लॉयड कहता है मुझे अपने पैसे वापस लेने हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है स्मॉल बॉर्डर टाउन लोडेनिया का, जहाँ टोर्डेस का पैसों में लॉस हुआ होता है। वो कहता है जरूर उन्होंने कोई चाल चली होगी। उसका गार्ड कहता है जुए में तो यही सब होता है, और अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए मुझे पैसे नहीं दे सकते तो मैं चला जाऊंगा। टोर्डेस कहता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा पैसों के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता था, अब बहुत लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे चुप जाना चाहिए। तभी दरवाजा तोड़ते हुए लॉयड आता है। टोर्डेस कहता है तुम कौन हो? मैं हूँ लॉयड फ्रंटेरा, क्या कुछ याद आया तुम्हें? वो बहुत ही डर जाता है और वो अपने गार्ड से भागने के लिए कहता है। वो खिड़की से कूद जाता है, पर वहाँ उनके सामने जेवियर खड़ा होता है और कहता है इसे यहाँ छोड़ो और चले जाओ, वरना मैं मार दूंगा तुम्हें। और लॉयड ने जेवियर से कहा था कि ये दोनों खिड़की से कूदेंगे और यहाँ आएंगे। वो अपना मैजिक यूज करता है। लॉयड कहता है मास्टर बेरोन को खोने के बाद जेवियर ने बदला लेने की कसम खाई थी और टोर्डेस को ढूंढकर उसके बॉडीगार्ड के साथ लड़ाई की थी। उस वक्त वो पहली बार डार्क एन्चेंटर के सामने आया था। वो ग्रेविटी मैजिक के सामने स्टैंड नहीं कर पा रहा था, पर मैं बात कर रहा हूँ उस नॉवल की। यहाँ बॉडीगार्ड जेवियर पर ग्रेविटी मैजिक यूज करता है, पर वो उसे स्वॉर्ड से रोक लेता है और वो उसके अराउंड फैल जाता है। वो पूरी पावर यूज करता है, पर जेवियर नहीं गिरता। लॉयड कहता है नॉवल में उस वक्त जेवियर एक एवरेज हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट था, पर अभी उसने ट्रिपल सर्कल माना हर्ट हासिल कर ली है और जेवियर उसे इजीली रोक देता है और गार्ड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जेवियर टोर्डेस की तरफ बढ़ता है और कहता है नोबल फैमिली को धोखा देना बहुत बड़ा क्राइम है। वो उसे मारने वाला होता है, पर लॉयड उसे रोक देता है और जेवियर शौक होता है कि ये किसी इंसान के लिए केयर भी कर सकता है। फिर वो दोनों टोर्डेस को बांध देते हैं। लॉयड कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, लालची तो हर कोई होता है। मैं समझ सकता हूँ तुमने अपने मौके का फायदा क्यों उठाया, शायद इस हरकत के लिए तुम्हारा सर काट देना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। टोर्डेस कहता है तो तुम मुझे माफ कर दोगे? लॉयड कहता है हाँ ठीक है, पर तुम्हें मुझे पूरे पैसे देने होंगे और मेरे पास एक और रास्ता है, तुम्हें बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है। वो कहता है ये क्या है? लॉयड कहता है ये बस एक सिंपल एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट है और बिल्कुल फेड सैलरी के साथ, पर तुम्हारी
हमारी सैलरी का 80% हिस्सा तुम्हें हमें देना होगा, हमारे पैसे हथियाने की भरपाई में, और फिर 520 साल के बाद तुम्हें तुम्हारी सारी सैलरी मिल जाएगी। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जेवियर मन में कहता है मुझे लगा ही था ये आदमी उसे ऐसे माफ नहीं करने वाला। और लॉयड मन में कहता है मैं शक्ल से गधा दिखता हूँ क्या कि मैं उस बंदे को मार दूं जो मुझ पर कर्जदार है। टोर्डस कहता है मैंने कभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं सुना। लॉयड उसे डराते हुए कहता है पर मैं तुम्हें साइन करने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहा, ठीक है तो मैं तुम्हें कोर्ट ले जा रहा हूँ। फिर वो रोते रोते साइन कर लेता है। फिर वो दोनों उसे साथ ले जाते हैं जहाँ जेवियर कहता है इन पैसों से आने वाले कुछ महीनों की कर्ज तो उतर ही जाएगी, पर लॉयड इसे सोल्जर्स लेने के लिए यूज करेगा। उन्हें काम के लिए 30 सोल्जर्स चाहिए। लॉयड मन में कहता है अगर वहाँ एक बोर्ड लगा लूँ तो क्या कोई आएगा, शायद मेरी पुरानी हरकतों की वजह से कोई भी ना आए। फिर कुछ दिन बाद लॉयड ने वर्कर्स के लिए बोर्ड लगा लिया होता है और कुछ लोग वहाँ लाइन में आ चुके होते हैं। क्या ये लोग मुझसे नफरत नहीं करते? जेवियर कहता है हाँ करते हैं, पर आपने उन्हें सस्ता ऑनडोल सिस्टम दिया, एक गद्दार का पता लगाया और आप एक समनिंग मास्टर भी हो, तो शायद ये लोग आप पर थोड़ा भरोसा करने लगे हैं। तभी एक आदमी आता है काम के लिए और वो ये भी बताता है कि हर बार मेरा बेटा सर्दियों में बीमार हो जाता है, पर इस साल आपकी ऑनडोल सिस्टम की वजह से वो अब ठीक है। वो उसे थैंक यू कहता है, पर लॉयड तो ये सब पैसे के लिए कर रहा था और वो ये सुनकर शर्मिंदा होता है। फिर वो आदमी कहता है पास के लोकोना लैंड में मेरा एक दोस्त है, वो पूछ रहा था कि आप उसका ऑर्डर लेंगे, और लॉयड एक इविल स्माइल के साथ मन में कहता है मैं यही तो चाहता था। वो उसे कहता है बिल्कुल हम जरूर लेंगे, पर ट्रेवल के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। और जेवियर कहता है फिर से वो हरामियों वाली स्माइल, तो इसलिए इसने गाठे पर ऑनडोल बनवाए थे, तो फिर वो पहाड़ तक रोड क्यों बना रहा है। फिर कुछ देर बाद लॉयड जेवियर से कहता है जल्द ही उन पहाड़ों को साफ कर दिया जाएगा। एक ऑनडोल को बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल फ्यूल की जरूरत होती है और ये पेड़ काट दिए जाएंगे। रोड के आखिर में एक कोयले की खदान है और फिर हम उसे बेचेंगे। एक बार जब तुम ऑनडोल के जाल में फंस जाओ तो फिर वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है और हम लोगों को डिस्काउंट भी देंगे, पर बहुत ही कम। जेवियर मन में कहता है इतना चालाक है ये। लॉयड उसे कहता है मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या हम अपना कर्ज चुका पाते। ये सुनने के बाद जेवियर चुप हो जाता है और फिर कहता है मैं मानता हूँ कि ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, पर बेरोन इसकी इजाजत नहीं देंगे क्योंकि पिछले बेरोन ने भी इस पर काम किया था और वो फेल हो गए थे। लॉयड कहता है हाँ पता है मुझे, पर मैं ये कर सकता हूँ, मुझे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, शील्ड टनलिंग मेथड। ठीक है चलो अब और भी काम करना है। और जेवियर कुछ नहीं समझ पाता कि इसने अभी क्या कहा और फिर मन में कहता है चलो इस पर भरोसा करते हैं, अब हमारे लॉर्ड एक अलग इंसान बन चुके हैं और इनके पास प्लेन भी है। फिर उस टनल से आवाजें आती है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी एंट्स हैं। फिर लॉर्ड को दिखाया जाता है जो मैजिक परफॉर्म कर रहा होता है और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग समन करता है जिसका नाम वो गंगनम बिल्डिंग रखता है, पर ये सिर्फ लॉर्ड की इमेजिनेशन थी और वो सोचता है कि काश मेरे पास कोई ऐसी स्किल होती, क्योंकि उसकी बेसिक स्किल बहुत टाइम ले रही थी। काश मैं 100 वर्कर्स को समन कर पाता जिन्हें मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ते, पर सिस्टम कहता है अगर ये स्किल्स नहीं चाहिए तो हाथ से ही बना लो। फिर लॉयड कहता है नहीं ये स्किल तो बेस्ट है। और न्यूमन के इंसिडेंट के बाद सबके इंप्रेशंस बढ़ने की वजह से लॉयड को 639 आरपी मिलती है, जिससे उसने सारे स्किल्स सीख लिए और वो उन स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कोयले की खदान के पास आता है और अपना इंटरमीडिएट सर्वेइंग स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे वो अंदर सब कुछ देख सकता है, जिससे वो अंदर जाने के लिए एक सेफ रास्ता ढूंढ रहा था। पर लॉयड कोयले को जल्दी निकालना चाहता था, पर इंसानों के साथ इसमें बहुत वक्त लगेगा। कोडिंग भी ज्यादा काम करने की वजह से बीमार है, पर अगर वो ठीक भी हो जाए तो इसमें बहुत रिस्क है और उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो एक और समनिंग करता है क्योंकि उसके पास आरपी भी बहुत ज्यादा है। तभी वहाँ से कुछ अजीब आवाजें निकलती है, एक स्पीशी समन होता है और अपना नाम बेल बताता है और लॉयड सोचता है ये कितना छोटा है, क्या ये कुछ काम भी आएगा। पर डोपिंग भी तो शुरू में छोटा ही था और उससे कहता है क्या तुम भी सनफ्लावर सीड से बड़ी हो सकती हो और तुम्हारे पास कौन सी स्किल्स हैं। फिर कुछ हफ्तों बाद बेल को दिखाया जाता है जो जमीन और पत्थर खाकर उसे स्टील में कन्वर्ट कर सकती है। वो स्टील को जेवियर के ऊपर फेंकता है, जेवियर उसे काटता है और वर्कर्स उससे लैंड को संभालने के स्टील एलिमेंट्स बनाते हैं। जेवियर सोचता है कि मैं एक नाइट हूँ तो मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, और लॉयड कहता है अच्छा हुआ मैंने ऑक्सीजन पाइप लगाया वरना हम सब मर जाते। तभी जेवियर कहता है आप बाहर क्यों नहीं चले जाते, आपको भी बाकी वर्कर्स की तरह आराम करना चाहिए। लॉयड कहता है मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ इसलिए मुझे यहाँ नजर रखनी पड़ेगी, और मन में कहता है कोरिया में किसी भी इंचार्ज ने अपना काम ठीक से नहीं किया, वो बस दिखावा करते थे, पर मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तभी वो अपना स्किल एक्टिवेट करता है और उसे कोयला दिख जाता है। सभी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और वो बेल को थैंक्स कहता है क्योंकि उसकी वजह से उनका काम जल्दी हो गया। फिर लॉयड सभी को बताता है कि जब वो कोयले तक पहुंच जाएंगे तो शील्ड को हटा देंगे और इस जगह को थोड़ी बड़ी कर देंगे, यह खतरनाक भी हो सकता है तो ध्यान रखना। तभी उसे दीवार में हलचल सुनाई देती है, वो स्कैन करता है तो उसे एक होल दिखता है और देखते ही देखते वो होल बड़ा होता जाता है। तभी एक एंट उन पर हमला कर देता है, लॉयड उसे डॉज कर लेता है, जेवियर भी अपनी तलवार से उसके पैर काट देता है और लॉयड अपने शॉल से उसे मार देता है और मन में कहता है ऐसा कुछ तो नॉवल में नहीं था। तभी वहाँ बहुत सारी एंट्स आ जाती
हैं। लॉयड सभी को भागने के लिए कहता है और जेवियर उन्हें मारने लगता है। लॉयड मन में कहता है यहाँ टोटल कितनी एंड्स है, 200, 300 या फिर 1000। अगर वो सब बाहर आ गए तो हमारा पूरा किंगडम खत्म हो जाएगा और बिना ऑक्सीजन के जेवियर भी ठीक से नहीं लड़ पा रहा। लॉयड मन में प्लान बना रहा होता है, तभी जेवियर उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है शांत रहो और डरो मत। लॉयड चिल्लाकर कहता है मैं प्लान बना रहा हूँ, डर नहीं रहा। जेवियर कहता है तो जल्दी करो, मैं इन्हें और नहीं रोक पाऊंगा। तभी लॉयड को एक आइडिया आता है, वो मशाल उठाता है और कहता है उनके गोसे की तरफ चलो, हम उनका सामना करेंगे। पर जेवियर को ये आइडिया बेकार लगता है और वो दोनों एंड्स के गोसे की तरफ भागते हैं। और यहाँ पैलेस में लॉयड के डैड बैरन को सब पता चलता है। वो लॉयड के बारे में पूछता है, वो बताते हैं उन्होंने सभी को बाहर जाने का ऑर्डर दिया और खुद जेवियर के साथ रह गए और बैरन भी चलने को रेडी होता है। यहाँ जेवियर लॉयड से पूछता है कि हम कब पहुँचेंगे। वो उसे चुप करता है कि मैं बिजी हूँ और सारे एंड्स उन्हें घेर लेते हैं। जेवियर भी अपनी लिमिट तक पहुँच गया है। फिर वो अपना स्किल एक्टिवेट करता है मीथेन गैस खोजने के लिए। कोयले में मीथेन गैस के बैक्टीरिया होते हैं जो चारों तरफ फैल जाते हैं और वो उसे खोज कर पूरी कॉलोनी को जलाना चाहता है। तभी उसे मीथेन गैस की लेयर दिख जाती है और वो खोदने लग जाता है और जेवियर को उसे प्रोटेक्ट करने को कहता है। जेवियर एंड्स को मारता है और लॉयड खोदने लगता है। तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और ये है एंड्स की क्वीन। लॉयड उसे सब संभालने के लिए कहता है पर जेवियर ना कर देता है क्योंकि वो थक चुका है और कहता है हमारे पास कोई और चॉइस है। वो माना हार्ट एक्टिवेट करता है और एंड क्वीन के साथ लड़ता है और लॉयड मिट्टी खोदने लगता है। तभी उसे मीथेन लेयर मिल जाती है और जेवियर को भागने के लिए कहता है। वो दोनों बाहर की तरफ भागने लगते हैं और लॉयड वहाँ पर आग फेंक देता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जेवियर लॉयड को बचाने के लिए उसे नीचे कर देता है। यहाँ ये सभी ब्लास्ट की आवाज सुनते हैं। बैरन वहाँ जाने की कोशिश करता है लेकिन बैरन उसे रोक देता है। यहाँ लॉयड उठता है और ब्लास्ट की वजह से उसका कान दर्द करने लगता है पर जेवियर घायल पड़ा है। वो देखता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। वो बेल से भी माफी मांगता है क्योंकि वो लॉयड की वजह से घायल हो गया और इस एक्सप्लोजन से बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है और ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है। वो अपना स्किल एक्टिवेट करता है जहाँ बाहर जाने के लिए उसे 15 फीट तक खुदाई करनी होगी और ऑक्सीजन भी कम हो रहा है और वो खुदाई करने लगता है और जेवियर से कहता है हम सब यहाँ से साथ में बाहर निकलेंगे। और सिस्टम बताता है जेवियर आपकी हार ना मानने की बात से इम्प्रेस है और उसका इम्प्रेशन लॉयड के लिए 6 पॉइंट्स बढ़ जाता है जिससे उसे 108 आरपी मिलती है और वो सिस्टम से एक स्किल खोजने को कहता है। सिस्टम उसकी बॉडी स्कैन करती है और उसे माना एब्जॉर्बिंग स्किल और असहन कोर टेक्निक को कंबाइन करने का स्किल मिलता है जो 10 आरपी में होता है और वो उसे ले लेता है। न्यूमन से फाइट करने के बाद उसने अपने स्किल को और इम्प्रूव किया ट्रेनिंग करके और उसका स्किल असहन कोर टेक्निक एक्टिवेट हो जाता है और वो मन में कहता है मेरे पास माना हर्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं माना सर्कल को फील कर सकता हूँ। आमतौर पर लोग ट्रेनिंग करके अपने स्किल इम्प्रूव करते हैं और मेरे पास आरपी है जिससे मैं कभी भी अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ, जिससे वो असहन कोर टेक्निक डबल सर्कल्स लेवल 1 में पहुँच जाता है और वो खोदने लगता है। ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है और वो लगभग पहुँच ही जाता है। ऑक्सीजन भी थोड़ा सा ही बचा होता है। फिर उसे होल भी दिख जाता है पर ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से वो गिर जाता है पर वो रुकता नहीं, फिर से उठता है और खोदने लगता है और ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो बेहोश होने लगता है और मन में कहता है मुझे तो बस एक अच्छी लाइफ चाहिए थी। पर तभी दीवार तोड़कर पोडिंग वहाँ आ जाता है जिसे देखकर लॉयड बहुत खुश होता है और उसे ऑक्सीजन भी आ जाता है। वो उठता है और कहता है अब चलो, एक अच्छी जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है और वो जेवियर को उठाकर आ रहा होता है। बैरन उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ भागने लगता है और लॉयड वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद विलेज में सभी लॉयड की तारीफ कर रहे होते हैं और जेवियर लॉयड के पास बैठा है। तभी उसकी आंखें खुलती है। सिस्टम बताता है कि विलेजर्स आपकी बहादुरी से बहुत खुश हैं और वो तुम्हारी तारीफें कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसे 507 आरपी मिलती है। लॉयड मन में कहता है हीरो बनने की परवाह किसे है, पर 500 आरपी बहुत बढ़िया है और हरामियों की तरह स्माइल करता है। फिर कुछ दिन बाद लॉयड आता है काम के लिए और सभी उसे देखकर ग्रीट करते हैं। सभी लोग उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं और अब तक इतनी बेइज्जतियां खाने के बाद उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। वो कहता है एंड्स वाले इंसिडेंट को अब 2 हफ्ते हो चुके हैं। इस दौरान खदान पर बहुत अच्छा काम चल रहा है और अब मुझे छोटे से छोटे खतरे को भी ठीक करना होगा। जेवियर कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? लॉयड कहता है आराम से, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। जेवियर कहता है आप इतने डेंजर काम क्यों कर रहे हो? ये तो आप वर्कर्स से भी करवा सकते हैं। फिर मन में कहता है क्या मास्टर को वर्कर्स की सेफ्टी की फिक्र है? और फिर लॉयड से कहता है आप यहाँ के इंचार्ज हैं। लॉयड कहता है जहाँ ज्यादा खतरा होगा वहाँ मैं सबसे आगे रहूंगा, फिर कोई नहीं कहेगा कि उसे ज्यादा पैसे मिले हैं। जेवियर को कुछ समझ नहीं आता कि ये सही भी है या नहीं। जेवियर का इंप्रेशन एक पॉइंट बढ़ने ही वाला था, तभी वो वापस रुक जाता है और वो दोनों टनल के एंड तक आ जाते हैं। वो अपना स्किल एक्टिवेट करता है और खोदने लगता है और कहता है ये जगह एंड्स की एग से भरी हुई है। वो उस पार चले जाते हैं जहाँ इन्हें
ایک orc ملتا ہے. زیویئر اسے مارنے جاتا ہے کہ یہ خطرناک ہوگا. لوئڈ اسے روکتا ہے اور کہتا ہے تم بہت ہی لاپرواہ ہو. تو یہ کیسا کریچر ہے؟ لوئڈ کہتا ہے یہ تو orc ہی ہے نا. زیویئر کہتا ہے یہ کسی نارمل orc جیسا نہیں لگ رہا, یہ مر چکا ہے کیا؟ زیویئر کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ وائلڈ اینٹس اپنے شکار کو ایک جگہ جمع کرتی ہے. یہ سن کر لوئڈ بڑا خوش ہوتا ہے. پھر وہ دونوں اسے گھر لے جاتے ہیں اور ان orcs کی یہ عادت ہے کہ یہ ہر بات کے ساتھ اوئنگ کہتا ہے. وہ اپنا نام آروش بتاتا ہے. وہ اسے بچانے کے لیے تھینکس کہتا ہے. لوئڈ کہتا ہے تم یہ ہر بات میں اوئنگ کیوں کہتے ہو؟ آروش کو کچھ نہیں سمجھ آتا کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے. پھر وہ بتاتا ہے orc ٹرائب کے چیف کا بیٹا آروش کسی کا احسان نہیں بھولتا. بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ لوئڈ کہتا ہے اسی وجہ سے تو میں نے اسے بچایا ہے. وہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے 120 orcs چاہیے. آروش منع کر دیتا ہے کیوں؟ تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ آروش کہتا ہے ابھی تم مجھے بہت برے انسان لگے. تمہارا شکل بہت ہی برا لگ رہا تھا. ارے یہ تو میری عادت ہے جیسے اوئنگ تمہاری عادت ہے. سارے orcs وارئرز ہوتے ہیں اور ہم صرف وارئرز کا حکم مانتے ہیں. تم کوئی وارئر نہیں ہو. لوئڈ من میں کہتا ہے کہ orcs کو اپنی سیرمنی کے لیے ایک وائلڈ اینٹ کا سر لانا پڑتا ہے. شاید یہ اینٹس کو ڈھونڈتے کافی اندر چلا گیا اور پکڑا گیا. وہ اس سے کہتا ہے تمہاری ایڈلٹ سیرمنی کے لیے مبارک ہو. پر وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک کسی وائلڈ اینٹ کا سر نہیں لایا. لوئڈ کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو ہم دونوں نے ساتھ میں مل کر پکڑا تھا پر مجھے تو یاد نہیں. لوئڈ کہتا ہے جب تم بے ہوش ہو گئے تھے تو تمہاری میموریز افیکٹ ہو گئی. وہ سین بہت ہی لاجواب تھا جب تم نے کوئین کو مارا. پھر اس نے کہا کہ ایک ینگ orc نے مجھے آروش کہتا ہے کیا سچ میں؟ نہیں رکو, کیا وہ باتیں بھی کر سکتی ہیں؟ لوئڈ کہتا ہے ہاں ضرور کر سکتی ہے. تمہاری وجہ سے ہی میں ان پر حملہ کر پایا. تو ان وائلڈ اینٹس کو ہم نے ساتھ میں پکڑا. آروش تم ایک وارئر ہو اور میں ایک. اور آروش کہتا ہے تم ایک گریٹ وارئر ہو. پھر لوئڈ کہتا ہے اور ان 120 ورکرز کا کیا؟ وہ تمہیں مل جائیں گے. پھر ایک ہفتے بعد وہ orcs کے چیف سے ملتا ہے اور وہ ورکرز کے لیے منع کر دیتا ہے. لوئڈ کہتا ہے چیف کیا آپ اس کا ریزن بتا سکتے ہیں؟ چیف کہتا ہے ہم سب مسلز بنانے کے لیے بہت سارا شکار کرتے ہیں. ہم ہر دن 3 بار شکار کرتے ہیں اور ہمارے مسلز لاس ہو جائیں گے اگر ہم نے شکار نہیں کیا اور اس کا مطلب ہماری ٹرائب کا اینڈ. لوئڈ کہتا ہے کیا تم سب ہر دن جاتے ہو شکار کے لیے؟ چیف بتاتا ہے ایک دن بعد میٹ خراب ہو جاتا ہے اس لیے ہم روز جاتے ہیں. زیوی لوئڈ سے کہتا ہے ان کے لیے ان کا مسل ہی سب کچھ ہے, اس سے کام نہیں بنے گا. پھر لوئڈ انہیں بتاتا ہے کیا ہو اگر آپ کا میٹ کہیں دنوں تک خراب نہ ہو, آپ کو دن میں 3 بار شکار کرنا نہیں پڑے گا. چیف کہتا ہے کیا یہ پوسیبل ہے؟ لوئڈ بتاتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. پھر کچھ دیر پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے. چیف اور اس کا بیٹا آروش ملتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں جس سے بہت انرجی نکلتی ہے. لوئڈ سوچتا ہے کہ اگر مجھے ایسے 120 سولجر مل جائیں گے تو کام بن جائے گا. پھر وہ جشن کا اعلان کرتا ہے آروش کے آنے کی خوشی میں. پھر لوئڈ نوٹس کرتا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ گولڈ ہے اور یہ سب ان سے پش اپس مارتے ہیں. لوئڈ بہت شوق ہوتا ہے اور کہتا ہے ضرور انہوں نے ایک پورا گاؤں لوٹا ہوگا لیکن ان کے لیے یہ فٹنس ٹول سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اور یہ سب لوئڈ زیویئر کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ ایک ڈیل کی. زیویئر وہ ڈیل دیکھتا ہے کہ کانٹریکٹر کسٹمر کے لیے ایک سیوک بنگو تیار کرے گا اور کانٹریکٹر کو پیمنٹ کے بجائے فٹنس ٹول ملیں گے حالانکہ یہ پتھر سے بنے ہوں گے. پھر زیویئر لوئڈ سے پوچھتا ہے یہ سیوک بنگو کیا ہے؟ لوئڈ بتاتا ہے کہ رائل پیلس کے لوگ آئس میجک کا یوز کر سکتے ہیں جس سے کھانا پریزرو کرا جا سکتا ہے. یہ بھی کچھ اسی طرح ہے پر اس میں میجک نہیں لگتا. زیویئر بتاتا ہے اور آپ نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ لوئڈ کہتا ہے تم نے اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے بارے میں سنا ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ سوسائٹی وہ کیا ہوتا ہے؟ جس پر لوئڈ بتاتا ہے کہ میرا آج موڈ نہیں ہے بتانے کا, بہت ساری چیزیں ہیں جو تمہیں نہیں پتا اور ہمیں سیوک بنگو بنانے کے لیے اس چٹان کی ضرورت ہوگی اور دیکھ کے لگتا ہے یہ بہت مضبوط ہے. پھر من میں کہتا ہے ہمارے پاس ڈائنامائٹ بھی نہیں ہے پر ایک چیز ہے ہمارے پاس, ایک ہیومن ڈائنامائٹ. نائٹ آف بلڈ اینڈ آئرن کے ایک ایپیسوڈ میں ایک شہر بہت ہی پاورفل ایول میجک کے اندر پھنس گیا تھا جہاں ہزاروں لوگ تھے اور زیویئر کو انہیں بچانا تھا. اس وقت زیویئر نے سورڈ ماسٹر کی رینک حاصل کر لی تھی لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. اس کا مانا ختم ہو گیا اور اس نے اپنا خود کا ایک لیتل سکل بنایا. تینوں سرکلز کو ٹکرا کر اس نے بنایا مانا بلاسٹ اور لوئڈ اسے بتاتا ہے تم تو ایسا کر سکتے ہو ہے نا؟ زیویئر کہتا ہے سچ کہوں تو آپ کو ان سب کے بارے میں کیسے پتا؟ لوئڈ کہتا ہے دیکھو میری آنکھوں میں, کیا ان میں تمہیں جھوٹ دکھ رہا ہے؟ ویسے بھی ہم تو ایک ٹرائی کر رہے ہیں, اگر تمہاری سورڈمین شپ ایوالو ہوئی تو بہت اچھا ہوگا. زیویئر کہتا ہے مجھے پتا ہے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو. لوئڈ بتاتا ہے میں تو بس وہی چاہتا ہوں جو تم چاہتے ہو. پھر زیویئر جاتے ہوئے کہتا ہے اگر یہ سچ ہوا تو بہت اچھا ہوگا میرے لیے, اس لیے میں کوشش کروں گا. لوئڈ من میں کہتا ہے اگر یہ کامیاب ہوا تو میں سارا کام اس سے ہی کرواؤں گا. پھر وہ یوز کرتا ہے مانا بلاسٹ جس سے بہت ساری روشنی آتی ہے. لوئڈ کہتا ہے اس نے تو یہ ایک بار میں ہی کر لیا, پر وہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کے سارے کپڑے پھٹ چکے ہوتے ہیں اور کہتا ہے کیا آپ نے اسی کی امید کی تھی؟ نہیں بالکل نہیں, میں ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا. زیویئر بتاتا ہے کہ بھلے ہی آپ کی سوچ سچ ثابت ہوئی, اب وقت ہے میرے کچھ کرنے کا. اور لوئڈ کو 54 RP
ملتی ہے. پھر زیویئر کہتا ہے کہ میں ایک نائٹ ہوں, میں اپنے ماسٹر کی سیفٹی کے لیے ٹریننگ کرتا ہوں, نہ کہ کنسٹرکشن کے کام کے لیے. تمہیں مجھے تھینکس کہنے کی ضرورت نہیں ہے. زیویئر کہتا ہے میں آپ کو تھینکس نہیں کہہ رہا. اور اس کے بعد کنسٹرکشن کا کام بہت تیزی سے چلا. زیویئر انہیں کاٹتا اور پوڈنگ ٹرانسپورٹ کرتا, اور لوئڈ کے بنا بتائے اوکس نے بھی اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اور سوچ رہا ہوتا ہے ایسے تو ہم 5 دنوں میں ہی کام ختم کر لیں گے. پھر زیویئر سے پوچھتا ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو آئس انسولیشن کے لیے بھیجا تھا انہیں کتنا وقت ہو گیا ہے. زیویئر بتاتا ہے 3 ہفتے. انہیں کچھ زیادہ وقت نہیں لگ گیا. زیویئر کہتا ہے یا تو وہ بہت آلسی ہوں گے. لوئڈ کہتا ہے یا وہ کسی مصیبت میں ہوں گے. تو چلو پھر انہیں ڈھونڈتے ہیں. زیویئر اسے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ پہلے پرمیشن لیجئے, ہمیں نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. یہ کام انچارج کا نہیں ہے. لارڈ کہتا ہے مجھے کتنی بار بتانا ہوگا, سب کی ذمہ داری میری اوپر ہے, ان سب کے لیے میں ذمہ دار ہوں. تو چلو پھر وہ انہیں ڈھونڈنے جاتے ہیں. راستے میں انہیں ایک گلو ملتا ہے. یہ وہی گلو ہے جو میں نے اپنے ورکرز کے لیے بنوایا تھا. زیویئر لارڈ سے کہتا ہے وہاں دیکھو فروگیا گورج, مجھے لگتا ہے وہاں مانا کا فلو بہت عجیب ہے. اور لارڈ سوچنے لگتا ہے کہ فروگیا گورج کا کوئی ایپیسوڈ تھا اس ناول میں. پھر وہ بہت شوق ہوتا ہے اور زیویئر کو جلدی سے چلنے کا کہتا ہے اور کہتا ہے ہمارے ورکرز شاید پہلے ہی مر چکے ہیں. زیویئر بہت شوق ہوتا ہے. پھر وہ لوگ لوپیلنس ڈنجن کے پاس پہنچتے ہیں. لارڈ من میں کہتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں زیویئر آتا ہے. یہ جگہ ڈارک میجیشن کا ہائیڈ آؤٹ لگتا ہے. اس کمینے کی ہمت کیسے ہوئی میری پراپرٹی پر ہاتھ ڈالنے کی, اس کے لیے تو موت کی سزا بھی کم ہے. پھر زیویئر لارڈ کو پیچھے ہٹنے کو بولتا ہے اور وہاں ایک جال بچا ہوتا ہے. لارڈ اسے بچاتا ہے. وہاں بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے. لارڈ اسے کہتا ہے تم سچ میں ایک نائٹ ہو, تم نے سوچا نہیں یہاں کوئی جال ہو سکتا ہے. اور ناول میں زیویئر اس جال میں پھنس چکا تھا اور وہ زخمی حالت میں ڈنجن میں انٹر ہوا تھا, لیکن اس کے بعد وہ کسی بھی جال میں نہیں پھنستا. لارڈ زیویئر کو بتاتا ہے کیا یہاں پر مانا فلو الگ ہے, اپنی سینسز کی مدد سے انہیں فیل کرو. وہ فوکس کرتا ہے اور سارے ٹریپس کا پتہ لگا لیتا ہے اور لارڈ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے. اور زیویئر من میں کہتا ہے وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. ماسٹر لارڈ کو پہلے سے ہی پتا تھا آگے کیا ہوگا, لیکن مجھے ان سے کوئی بھی اسپیشل مانا فیل نہیں ہوتا. پر ابھی مجھے کام پر دھیان دینا ہوگا. تبھی اس ڈنجن کے ڈارک میجیشن کو پتا چل جاتا ہے کہ ایک ٹریپ بلاسٹ ہو گیا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کیا وہ ان لوگوں کو بچانے آئے ہیں جنہیں میں نے کڈنیپ کیا تھا. ساری تیاریاں پوری ہو گئی, اس بار میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا. پھر وہ ان ورکرز کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے اور کہتا ہے انڈر ورلڈ سے جڑا ہوا ایک پینٹیکل, 100 دنوں تک خون سے رنگی ایک سکل اور ایک ینگ انسان, یہ پرفیکٹ ہے. وہ اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے. تبھی پیچھے سے کوئی کہتا ہے اسے ہاتھ بھی مت لگانا, اور یہ ہے لوئڈ, اگر تم نے اسے چھوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا. وہ اپنا ڈارک میجک یوز کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ وہاں ہزاروں ٹریپس تھے, یہ لوگ زندہ کیسے بچ گئے, اور وہاں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. لوئڈ اپنے منہ میں ہوا بھرتا ہے اور وہ وہاں زہریلی گیس چھوڑ دیتا ہے. وہ اپنا اسکل ایکٹیویٹ کرتا ہے جس سے وہ 10 منٹ تک بہت طاقتور ہو جائے گا اور کھودنے لگتا ہے. اور پہلے زیویئر بھی انسونیمیا کا شکار تھا تو اسے بھی زیادہ کچھ نہیں ہوتا. لوئڈ زمین کے نیچے سے جاتا ہے اور پھر زیویئر سے وہاں بلاسٹ کرنے کو بولتا ہے. وہ وہاں پر سورڈ مارتا ہے اور مانا بلاسٹ کا یوز کرتا ہے جس سے اس طرف ہول ہو جاتا ہے. لوئڈ وہاں سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے تم نے کبھی اس طرح کی انٹری نہیں دیکھی ہوگی ہے نا. وہ ایک بیسٹ کو سمن کرتا ہے. وہ کہتا ہے میرا ری انکارنیشن کا اسپیل بار بار فیل ہو گیا, لیکن میں نے اسے ایک بہت ہی پاورفل گول میں بدل دیا. تم اس کے سکن پر خروچ بھی نہیں لگا سکتے. لارڈ زیویئر سے اس کی کمزوری پوچھتا ہے. وہ بتاتا ہے اس کے لیگز اس کی کمزوری ہے. زیویئر مانا بلاسٹ سلیش کا یوز کرتا ہے اور اسے بیچ میں سے کاٹ دیتا ہے. ڈارک میجیشن یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے. لارڈ بھی بہت شوق ہوتا ہے کہ ایسا تو ناول میں تھا ہی نہیں. پھر یہ دونوں اسے گھیر لیتے ہیں. لارڈ اس سے کہتا ہے تمہاری وجہ سے میرے کنسٹرکشن کے کام میں زیادہ وقت لگا, تم اس کا کیسے حساب دو گے. وہ اس سے معافی مانگنے لگتا ہے پر لارڈ کہتا ہے مجھے تمہاری معافی سے کوئی مطلب نہیں, تم مجھے میرا حساب کیسے دو گے. وہ بتاتا ہے کہ یہ جگہ بہت سارے میجک ٹولز سے بھری ہے اور وہ اسے سب دینے کو تیار ہو جاتا ہے. کیا مطلب سچ میں یہاں جو بھی ہے وہ سب میرا ہوا. تبھی زیویئر آتا ہے اور کہتا ہے یہ سب ٹھیک ہے, بس تھوڑے تکے ہوئے ہیں. پھر لارڈ اس میجیشین سے کہتا ہے کچھ دنوں کے بعد یہ سب بھوک سے مر جاتے, تم ان کے ساتھ کیا کرنے والے تھے. وہ کہتا ہے میں مرے ہوئے لوگوں کو واپس زندہ کرنے کی ریسرچ کر رہا تھا. لارڈ بتاتا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے, اور اگر تم یہ کر بھی لیتے تو کیا کرتے. وہ کہتا ہے میں اپنی وائف اور بیٹے کو واپس زندہ کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے لارڈ کے پیلس میں ایک میجیشین پیدا ہوا تھا اور ہماری فیملی بہت خوشحال زندگی جی رہے تھے, لیکن اس لارڈ نے جسے ہم سرو کر رہے تھے اس نے میری وائف چھیننے کی کوشش کی. ہم نے میری فیملی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی پر اس نے ہمیں ڈھونڈ لیا. اور جیسے ہی وہ یہ بولتا ہے لارڈ کہتا ہے ارے بس کرو, مجھے تمہاری دکھ بھری کہانی سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر تم نے اپنی بیوی اور بچے کو زندہ کر بھی لیا تو کیا وہ خوش ہوں گے کہ تم نے انہیں زندہ کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کی جان لے لی. اس گول کو دیکھو, تم نے اسے بنایا لوگوں کو مار کر. کیا ان کی زندگیاں تمہارے لیے معنی نہیں رکھتی صرف اس لیے تم نے یہ سب کیا؟ یہ تمہاری ایک سیڈ سٹوری ہے, چاہے اس سے تم کتنا بھی منہ موڑ لو, لیکن یہ کبھی نہیں بدلے گا کہ تم کون ہو.
वो लोग भी तुम्हारी तरह ही थे, तुम एक सीरियल किलर हो। ये सब सुनकर वो रोने लगता है। लॉयड कहता है मैं अपने आदमियों के साथ वापस आऊंगा इन टूल्स को लेने के लिए। फिर जाते हुए कहता है अगर तुमने फिर से किसी को चोट पहुंचाई तो तुम नहीं बचोगे। ये सुनकर वो मैजिशियन उसे थैंक यू कहता है और नोएल में जेवियर लोपेलन को माफ कर देता है और उसे उसकी लेबोरेटरी से बाहर निकाल देता है। और फिर लोपेलन और भी हजारों लोगों को मारकर अपनी बॉडी बदल लेता है और जेवियर हर बार लड़कर उससे हार जाता था और लॉयड को पता है कि वो अब इन पर हमला करेगा। तभी वो डार्क मैजिक से उस पर अटैक करता है। लॉयड उसे देख लेता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था इस बार तुम नहीं बचोगे। तभी जेवियर आकर उसका सर काट देता है। फिर हमें लॉयड की पहली जिंदगी का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी उसे सुना रहा था और लॉयड उससे माफी मांगता है। वो सोचता है अगर मैं इसकी इज्जत करूंगा तो वो भी मेरी इज्जत करेगा। वो आदमी हमेशा लॉयड को बुरा भला कहता और वो उससे माफी मांगता। लॉयड खुद को हमेशा रोकता, अगर उसने कुछ किया तो चीजें और खराब हो जाएगी। फिर वो लॉयड के माँ बाप को बुरा भला कहता है जिसे सुनकर लॉयड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जाता है और उसके मुंह पर पंच मार देता है और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। सब उसे रोकते हैं और इन सब के बाद वो बंदा लॉयड से बात भी नहीं करता था और लॉयड को इससे बहुत खुशी मिल रही थी। फिर लॉयड मन में कहता है कभी कभी कुछ ऐसे वक्त भी आते हैं जब हिंसा को सिर्फ हिंसा से ही हराया जा सकता है। कोरिया में सभी मुजरिमों को छोटी सजा देकर उन्हें माफ कर दिया जाता, पर मेरा मानना है कि विलन को एक विलन की तरह ही सजा देना चाहिए। सभी डंजन से निकल चुके हैं। रास्ते में एक वर्कर बहुत थका हुआ था तो लॉयड उससे बैग लेने को कहता है। वो आदमी बताता है नहीं मास्टर मैं संभाल सकता हूँ। लॉयड कहता है कि अगर तुम सब बेहोश हो गए तो मुझे तुम्हें और बैग दोनों को उठाना होगा, अब दो मुझे जल्दी। फिर लॉयड सभी के बैग्स ले लेता है। वो कहता है मास्टर लॉयड हम उठा लेंगे और लॉयड बताता है कि ये मेरा ऑर्डर है और अगर तुम सब ने और कुछ कहा तो तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो सब खुशी से रोने लगते हैं और जेवियर सोचता है कि मास्टर लॉयड सच में इनके लिए केयर कर रहा है। अभी मास्टर लॉयड एक ऐसे लीडर बन चुके हैं जिस पर हम सब भरोसा कर सकते हैं। सिस्टम लॉयड को बताता है कि सभी वर्कर्स आपके काम से बहुत खुश हैं, अब आपकी कहानी दूर दूर तक फैलेगी। एंड लॉयड भी लाइक अगर पैसे नहीं मिल रहे तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। और फिर कुछ दिन बाद सियोग बिंगो रेडी है। आरोश कहता है कि ये तो सिर्फ बाहर से थोड़ा ठंडा है तो मीट खराब हो जाएगा और हमारे मसल्स लॉस हो जाएंगे। लॉयड कहता है हाँ यहाँ पर अभी बर्फ नहीं है, ये जगह अभी तक पूरी नहीं हुई। आरोश कहता है मुझे पता है कि बर्फ क्या है लेकिन इस बंजर जगह पर वो नहीं है तो हम बना लेंगे। और वो कैसे? कुछ भी करके बना ही लेंगे। आरोश उसे देखकर मन में कहता है क्या वो एंड को मारने वाली कहानी झूठी थी? नहीं उसने मेरी जान बचाई है, मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। आरोश चला जाता है और जेवियर कहता है अब आप बर्फ कैसे बनाओगे? अच्छा सवाल है, अब हम बर्फ कैसे बनाएंगे? जेवियर उसे देखकर कहता है लगता है इस बार इसके पास कोई प्लान नहीं है। जेवियर उसे कहता है आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या आप उन्हें धोखा दोगे? लॉयड कहता है कि तुम्हें पता है जो लोग कामयाब नहीं होते उनमें क्या कॉमन होता है, वो लोग कभी कोशिश ही नहीं करते, लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। यही तो है इनोवेशन, यही है एक एंटरप्रेन्योर की सोच। फिर लॉयड रात को यही सोच रहा होता है। ओटिंग और बेल झील से पानी निकाल रहे हैं और मोल्ड में भर रहे हैं। लॉयड सोचता है कि इस दुनिया में आइस मैजिक है, लेकिन ये काम कैसे करता है? मैजिक की मदद से ये लोग माना को कंट्रोल करते हैं। जब मैं माना को एब्जॉर्ब करने की ट्रेनिंग कर रहा था मैंने ये फील किया था इस दुनिया में अलग अलग तरह के माना हैं जिनके अलग अलग प्रॉपर्टीज है और मुझे यही तो नहीं पता कि माना को कंट्रोल कैसे करना है। फिर वो पानी से सिर्फ गर्म माना को एब्जॉर्ब करता है और ठंडी माना को छोड़ देता है, पर ये इतना आसान नहीं था। जेवियर सोचता है कि बिना सोचे समझे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना ये कितना लापरवाह है, लेकिन वो एक तरीका ढूंढ रहा है। लगता है अब इसे कोई नहीं रोक सकता और लॉयड ने एक नई एप्लीकेशन डेवलप कर दी असहन को टेक्निक के लिए और उसके स्किल का लेवल अप हो जाता है डबल सर्कल लेवल 2। फिर कुछ दिन बाद चीफ और आरोश ठंड से काम रहे हैं लॉयड की बर्फ की वजह से। अब हमें सिर्फ इंसुलेशन लगानी है और काम खत्म। चीफ कहता है कमाल है, अब हमें मीट फेंकना नहीं पड़ेगा। आरोश कहता है और हमें हर दिन शिकार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस खुशी में आज रात पार्टी। लॉयड जेवियर को देखकर कहता है देखा एंटरप्रेन्योर की सोच, अच्छा ठीक है आप सही हो। फिर अगले दिन चीफ उसे शुक्रिया करता है कि हम आपके एहसानमंद है। लॉयड द ह्यूमन। लॉयड बताता है कि मैं तो सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहा था। चीफ कहता है कि हम ऑर्क्स तुम ह्यूमन जैसे नहीं है, हम बस एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से चीजों को नहीं मानते। सैंड एंड स्टील ट्राइब वाले तुमसे वादा करते हैं कि आज से हम और लॉयड फ्रंटेरा एक फैमिली है। फ्रंटेरा हमारे दोस्त हैं और जो उनके दुश्मन है वो हमारे दुश्मन भी हैं। हम हमेशा तुम्हारे लिए खड़े होंगे। सिस्टम बताता है कि ऑर्क्स की अप्रूवल रेटिंग तुम्हारे लिए बढ़ चुकी है और उसे 100 बोनस आरपी मिलती है। लॉयड भी उन्हीं की तरह पोस्ट करके कहता है जल्द मिलेंगे सैंड एंड स्टील ट्राइब। फिर एक लंबे सफर के बाद वो लोग फ्रंटेरा किंगडम पहुंच चुके हैं। लोग बहुत डर रहे हैं क्योंकि लॉयड के पास 120 ऑर्क्स आए हैं। लॉयड मन में कहता है मुझे एक अनाउंसमेंट करनी होगी ताकि इनका डर थोड़ा कम हो। और लॉयड के पेरेंट्स भी इन सबको देखकर डर जाते हैं और डार्क मैजिशियन को हराकर और सारे सोल्जर्स को रेस्क्यू करने के बाद सभी लॉयड की तारीफें कर रहे थे और उसे 300 बोनस आरपी मिलकर टोटल 911 आरपी हो जाती है। फिर लॉयड उन मैजिक
बेसिक टूल्स को देखता है। जेवियर कहता है कुछ कीमती मिला। तभी लॉयड बहुत शौक होता है और भागकर टनल के पास पहुंचता है और टोर्टस को बुलाता है। टोर्टस आकर कहता है क्या आप मुझे ढूंढ रहे हो? ओह तुम यहाँ हो, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। तुम्हें हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद है? 520 साल काम करने वाला। यहाँ देखो, इसमें एक स्पेल है जिससे लाश गोल में बदल सकते हैं जो मैं कंट्रोल करूंगा। इसका मतलब अब तुम 520 साल के लिए काम कर सकते हो। कितनी मजेदार बात है ना? और वो अभी भी चुप होता है। क्या इस बात से सिर्फ मैं ही एक्साइटेड हूँ? जल्दी से हंसो। और फिर वो रोते रोते हंस लेता है। फिर लॉयड जाते हुए कहता है तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और फिर लॉयड जाता है बेरोन से बात करने, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं होता। एक मेड बताती है वो रिसेप्शन रूम में है। कुछ मेहमान आए हैं, मिस्टर शीलो एंड मिस्टर मीटलोफ। वो फिर से हरामियों की तरह स्माइल करता है और मेड कहती है ये कैसा डरावना चेहरा है। रिसेप्शन रूम में मीटलोफ बताता है कि हमारी पॉलिसी के मुताबिक लोन का प्रिंसिपल एक ही बार में वापस लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ इस बार हम एक खास अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि आप प्रिंसिपल का सिर्फ 10% हिस्सा चुका सके। और ये तभी होगा जब आप खदान के राइट्स हमें दे देंगे। ये आपके पेमेंट को कम कर देंगे। इसमें आपका ही फायदा है। अरे आप चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। तभी बाहर से लॉयड कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ प्लीज अंदर आओ, काफी वक्त हो गया। उम्मीद है आप दोनों ठीक होंगे। मीटलोफ कहता है इस बार हमारे पास ऑफिशियल इन्विटेशन है तो निकलो यहाँ से। हाँ पता है मुझे, आप दोनों बहुत समझदार हो। मैं तो बस सुन रहा था कि आप हमें कितना अमेजिंग ऑफर दे रहे हैं। क्या आपके सामने मैं अपना ऑफर रख सकता हूँ? मुझे तुम्हारे ऑफर से कोई मतलब नहीं। जल्दी करो और निकलो यहाँ से। पर लॉयड कहता है अब से हम अपना लोन छोटी छोटी किस्तों में देंगे और तुम्हें इंटरेस्ट रेट भी कम करना होगा। मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। मुझे तुम्हारे ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं। ओह तो तुम दोनों मुझे बेकार ऑफर दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं। अब तुम दोनों मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तभी वहाँ आरोश आता है। कौन है जो मेरे फ्रंटेरा भाई को गुस्सा दिला रहा है? ये दोनों इसे देखकर डर जाते हैं। जो भी फ्रंटेरास के लिए मुसीबत खड़ी करेगा उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। फिर लॉयड बताता है इसके बारे में फिक्र मत करो। मेरे ऑफर के बारे में क्या ख्याल है? अगर तुमने मेरी ऑफर ठुकराई तो बचोगे नहीं। और वो दोनों भाग जाते हैं। लॉयड कहता है मैं पूरा कर्ज भी माफ कर सकता था, लेकिन ये एक क्राइम होता, इसलिए हमें इन चेंजेस के साथ एडजस्ट करना होगा। बेरोन थैंक यू कहता है। लॉयड बताता है ऑनडोल कंस्ट्रक्शन बिजनेस धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है और सॉफ्ट कोल का माइनिंग स्मूथली चल रहा है। थोड़े टाइम बाद हम कर्ज चुका पाएंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट को सेफ रखना। लेकिन अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑर्क्स एक नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा खाना खाते हैं। इन्हें खिलाने के लिए बहुत पैसा लगेगा और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम और भी कर्जे में डूब जाएंगे। फिर हमें एक और को दिखाया जाता है जो 24 घंटों से लगातार काम कर रहा है। वहाँ लॉयड आता है और कहता है इसे यहाँ से ले जाओ और कल भी इसे काम करने मत देना। वो और कहता है मैं आराम नहीं करना चाहता, मुझे मसल्स बढ़ाने हैं और इनकी वजह से काम 10 गुना तेज चल रहा है। फिर आरोश लॉयड से कहता है पैसे? हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हमें पेट भर कर खाना मिले। और लॉयड बेरोन से कहता है कि हमें टैक्सेस को एक्सपोनेंशियली बढ़ाने होंगे, हमें पैसा चाहिए ऑर्क्स को मीट खिलाने के लिए। अगर हम माइंस की प्रोडक्टिविटी को देखें तो हमें कभी भी नुकसान नहीं होगा। बेरोन कहता है मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो, पर उन लोगों के लिए पहले ही जीना मुश्किल हो गया है। हम टैक्सेस नहीं बढ़ा सकते। लॉयड कहता है कि बिना वजह बार बार टैक्सेस बढ़ाने को चोरी कहते हैं। कौन मेहनत करेगा अगर उसे सब छीन लिया जाए? बेरोन पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या करोगे? लॉयड बताता है कि हमें लोगों को और ज्यादा पैसा कमाने देना होगा। हम मर्टीज के वेटलैंड्स को खेती लायक बनाएंगे और फिर वो जमीन हम लोगों को दे देंगे। उन्हें खुल के खेती करने देंगे और अच्छा पैसा कमाने देंगे ताकि वो ज्यादा टैक्स दे सके। फिर जेवियर और लॉयड वहाँ आते हैं जहाँ जेवियर लॉयड से पूछता है ये जगह 100 साल पुरानी है, हम यहाँ खेती कैसे करेंगे? लॉयड बताता है कि मेरे पास प्लान है, तुम बस इंतजार करो। पर वो मन में कहता है इन्हें मुझे यही बताना होगा कि मेरे पास प्लान है, पर असल में ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर रात को वो सोचता है कि इतनी बड़ी जगह में कई तरह के वेरिएबल्स होंगे, मुझे इसे कुछ ऐसे बनाना होगा जिससे बारिश का पानी निकल सके। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे ऐसे हाथ से ही बनाना होगा। फिर वो बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ काम नहीं आता और फिर 21 दिन बीत जाते हैं और लॉयड अभी भी कामयाब नहीं होता। बेरोन जेवियर से पूछता है कितने दिन हो गए? वो बताता है 21 दिन। वो ना ठीक से खा रहा है ना आराम कर रहा है, क्या मैं उसे रोक दूं? बेरोन कहता है नहीं, मैं उसका फादर हूँ, फिर भी मैं उससे नफरत नहीं करता। मैं हमेशा सोचता कि कब वो एक असली मर्द बनेगा या बन भी पाएगा, लेकिन अब वो एक अलग इंसान बन चुका है। वो अब बहुत मेहनती बन चुका है। मैं उसकी कोई मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके रास्ते में रुकावट भी नहीं बनना चाहता। जेवियर कहता है ये एक अच्छा फैसला है माय लॉर्ड। अभी के मास्टर लॉयड एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो कभी हार नहीं मानते जब तक अपना वादा पूरा नहीं कर लेते। और बेरोन का अप्रूवल रेटिंग बढ़ जाता है जिससे उसे 20 आरपी मिलती है और करंट आरपी 931 हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद वो फाइनली कामयाब हो जाता है। वो चिल्ला कर कहता है ये निकल रहा है, पानी निकल रहा है और अब पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। और वो गिर जाता है। मन में कहता है मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन पहली जिंदगी में रात भर कंस्ट्रक्शन का काम करने से तो आसान ही था। और इन एफर्ट से उसे एक नई स्किल मिलती है जिससे उसे जमीन का सर्वे करके जो डेटा मिलता है उसे एक वर्चुअल सिमुलेशन बना सकता है। और वो उसमें कुछ गड़बड़ कर देता है और सिस्टम को
کو चिल्ला कर कहता है, तुमने इसके बारे में तो नहीं बताया था, मुझे इसे बनाने में जान चली गई। सिस्टम बताता है, तुमने तो कहा था ये आसान था, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, असल में तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मुझे अभी भी नहीं पता मेरी क्या विश थी जो मुझे इस दुनिया में लाया गया। मुझे तो बस कॉलेज पूरा करना था और लाइसेंस लेकर एक अच्छी कंपनी में काम करना था ताकि मुझे पैसों की प्रॉब्लम ना हो, बस यही मेरी विश थी। सिस्टम बताता है, वो तो सिर्फ गोल्स थे, एक विश बहुत ज्यादा गहरी होती है, एक असली विश किसी भी लिमिट में बंदी नहीं होती। लॉयड कहता है, तुम तो बस बकवास कर रहे हो, तो छोड़ो वो सब, मुझे बहुत काम है। फिर सुबह वो बताता है, मर्टीज वेटलैंड्स प्रोजेक्ट का पहला स्टेज, तुम दोनों पूरे वेटलैंड का पानी हटाओगे, पर ये काम सिर्फ तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा होगा, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए एक नया दोस्त बुला रहा हूँ। फिर वो समनिंग करता है और मन में कहता है कि मुझे पोडिंग और बिल की तरह एक पेट चाहिए ताकि पानी को हटा सके। तभी वहाँ से एक पेट बहुत तेजी से आता है और लॉयड की नाक पर लगता है और इसका नाम है हमंग। फिर वो तीनों नाचने लगते हैं। तभी लॉयड कहता है, बीच में आने के लिए सॉरी, और तुम्हारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल सकता है, और वो मुंह से चिट्ठी निकालता है और लॉयड कहता है, अब तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है। वो देखता है कि हमंग सनफ्लावर सीड से बड़ा नहीं हो सकता, इस बार तो मुझे बहुत बेकार पेट मिला है। वो फिर से समनिंग करता है, लेकिन सिस्टम बताता है, तुम एक दिन में सिर्फ एक ही समनिंग कर सकते हो। बिल और पोडिंग लॉयड पर बहुत गुस्सा होते हैं। लॉयड कहता है, क्या कहा, मैं बुरा इंसान हूँ? देखो, हमें अगले प्रोजेक्ट के लिए कोई बड़ा चाहिए। हमंग बहुत छोटा है और वो सब हड़ताल पर उतर आते हैं। ठीक है, तुम दोनों डरा रहे हो मुझे, तो बताओ तुम्हारी स्किल्स क्या हैं? और उसका स्किल है वन शॉट, एक बार में ही तुम पानी पी सकते हो और जितना तुम संभाल सको। मुझे तो लगा था ये परफेक्ट स्किल होगा, पर मैं इतना लकी नहीं हूँ। फिर हमंग से कहता है, ठीक है, अब दिखाओ मुझे। वो पानी पीने लगता है और पीता ही जाता है। थोड़ी देर बाद वो पानी से मोटा हो गया है। लॉयड कहता है, क्या ये पहले से बड़ा लग रहा है? और पानी पीता ही रहता है। लॉयड उसे नीचे देख रहा होता है और फिर उसे ऊपर देखता है कि हमंग बहुत बड़ा हो चुका है पानी पी पी कर, और वो सारा पानी पी लेता है और जमीन साफ हो गई है। थोड़ी देर बाद लॉयड शॉक उठता है, क्या ये इतनी जल्दी इतना सारा पानी पी सकता है? ऐसे में तो हम ये 2-3 दिनों में खत्म कर लेंगे। पोडिंग और बेल लॉयड पर हंस रहे हैं। फिर लॉयड कहता है, ओ मैसेंजर, क्या ये रैंडमली होता है? हमेशा मुझे वही स्किल मिलता है जो मुझे चाहिए होता है। सिस्टम बताता है, जब कोई दूसरी दुनिया में जाता है तो यूजुअली उसके पास एक स्पेशल स्किल होती है, लेकिन तुम एक इंसान हो बिना लक और बिना स्किल के, सिर्फ प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम्स। शायद तुम्हारी स्पेशल स्किल ये है कि तुम रैंडम समन्स में लकी हो जाते हो, या शायद नहीं। लॉयड कहता है, तुम तो बिल्कुल ही अनक्लियर हो, तुम ट्राई भी कर रहे हो, और कल से हम मर्टीज वेटलैंड को रिक्लेम करना शुरू करेंगे। तो पहले हमंग वेटलैंड से सारा पानी पी लेगा, फिर पानी को समंदर में फेंक देगा और छोटा होकर फिर से वही करेगा। फिर हम घास और कचरे को हटाएंगे। फिर जेवियर हर जगह माना ब्लास्ट करके होल करेगा और बेम्बू लगाएंगे। हम एरिया को सैंड से भर देंगे ताकि एक सैंड बैंक बन जाए, और पोडिंग मिट्टी को दबाकर उसे मजबूत करेगा। जमीन से पानी बाहर निकालने के लिए हम बेम्बू स्टॉक्स को स्ट्रो की तरह यूज करेंगे, और फिर हमंग वन शॉट में सारा पानी पी लेगा। उसके बाद मैं अपने अपग्रेडेड सिमुलेशन स्किल का यूज करके जमीन को लेवल अप करूंगा। फिर 10 दिन बाद वो एक सेक्टर कंप्लीट कर लेते हैं और लॉयड चिल्ला कर कहता है, अभी भी बहुत सारा काम बचा है, और जब सब खत्म हो जाए तब होगा बोनस पार्टी। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। जेवियर मन में कहता है, ये तो सच में खेती की जमीन लग रही है, पहले ये कितनी बंजर थी और मैं कब से ये काम करने लगा, मैं एक नाइट हूँ। तभी लॉयड आकर कहता है, ये बीच वहाँ दूर बोन लो। जेवियर कहता है कि मैं एक नाइट हूँ, मैं ये काम क्यों करूँ? लॉयड बताता है, ये पतंगों से छुटकारा पाने के लिए है, तुम्हें हमें उनसे बचाना नहीं है नाइट। और जेवियर हाँ कर देता है, और फिर जेवियर मन में कहता है, उसने मुझे फिर से फंसा लिया, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तभी पीछे से बेओन कहता है, वो सच में इन दलदलों को खेतों में बदल रहा है। इस इलाके के सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि ये एक चमत्कार है, और सभी वर्कर्स लॉयड के इस काम से बहुत खुश हैं, जिससे उसे 450 बोनस आरपी मिलती है और करंट आरपी 1281 हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद थोड़ा सा फसल उग चुका है और जेवियर भी इससे बहुत खुश है। तभी लॉयड कहता है, अब हमें बस एक वाटर व्हील बनाना है और फिर हम सच में काम खत्म कर लेंगे। जेवियर कहता है, ये वाटर व्हील क्या है? लॉयड बताता है, कुछ ऐसा जो बारिश के पानी को निकाल सके, वरना ये सारी जमीन पानी के नीचे चली जाएगी। तभी वहाँ विस्कॉन्ट लोकोना आता है। उनका नाइट कहता है, इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन है? जेवियर कहता है, थोड़ा तमीज से बात करो। लॉयड उसे रोकता है और कहता है, वो मैं हूँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वो नाइट बताता है कि आपको नहीं पता ये जमीन विस्कॉन्ट लोकोना की है, जल्दी से ये जगह छोड़ दो। तो 100 सालों से किसी ने भी इस बंजर जमीन पर कदम भी नहीं रखा। नॉर्थर्न एरिया विस्कॉन्ट लोकोना के अंदर आता है और साउथर्न एरिया फ्रंटेरा किंगडम के अंदर आता है। ये फैसला एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया गया था और विस्कॉन्ट ने इंतजार किया कि कब ये जमीन उपजाऊ होगी, और ये उस पर हक जताने आ गया। वो बिना मेहनत के इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है। और लॉयड मन में कहता है, नॉर्थ एरिया का वेटलैंड वाकई में उसका है। फिर उन्हें बताता है, तो तुम सब कह रहे हो कि हम आपकी जमीन पर बिना इजाजत के घुस गए हैं। उनका नाइट कहता है, लॉर्ड को ये उनके
एल्डर से मिली है। तभी लॉयड उसकी बात काटता है, तुम देख नहीं रहे, नोबल्स बात कर रहे हैं, अपना मुंह बंद रखो। ये सुनकर वो नाइट बहुत गुस्सा होता है। फिर लॉयड बताता है कि मैं बेरोन फ्रंटेरा का बड़ा बेटा लॉयड फ्रंटेरा हूँ। विस्कॉन्ट बोलता है, मैंने तुम्हारे बर्ताव के बारे में सुना है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, अपने फादर को बुलाओ। जेवियर सोचता है कि ये कितना बदतमीज है। लॉयड भी ऐसा एक्ट करता है जैसे उसे कुछ नहीं पता। विस्कॉन्ट कहता है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? जल्दी अपने बाप को बुलाओ। लॉयड बोलता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। एक तंग करने वाली मक्की की आवाज। क्या मक्की? कहाँ है मक्की? उनका नाइट कहता है, वो आपका मजाक उड़ा रहा है क्या? सच में? लॉयड कहता है, किंगडम का लैंड एक्ट टाइटल 321 कहता है कि बंजर जमीन की डेवलपमेंट के लिए कुछ खास छूट दी गई है। विस्कॉन्ट कहता है, रुको तुम, एक मिनट रुको। लॉयड उसे इग्नोर करते हुए कहता है, क्लॉज 1, ये लो पुरानी बंजर जमीन के विकास के लिए है और वापस हासिल की गई जमीन के मालिक होने का स्थापना करता है। और विस्कॉन्ट कहता है, अरे बस करो, मेरी बात सुनो। पर लॉयड उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और बताता है, क्लॉज 2, बंजर जमीन वो होती है जो 100 सालों से छोड़ी गई हो, जहाँ ना कोई रहता हो और ना ही कोई खेत हो। क्लॉज 3, जो भी जमीन इन बातों को पूरा करता हो, उस जमीन को विकास करने वाले का अधिकार माना जाएगा। पहला, जमीन का विकास एक क्लियर पर्पस के साथ मेहनत लगाकर किया गया हो। दूसरा, जमीन पर रहने लायक एक घर बना लिया हो। तीसरा, जमीन पर लंबे समय से खेती की गई हो। और चौथा, जमीन पर किसी एक फसल का फल हो। और जेवियर को भी समझ आ जाता है कि लॉयड ने क्यों उसे बीज बोने को कहा था। फिर लॉयड कहता है, मुबारक हो, तुम मर्टीज वेटलैंड का पहला फल खा रहे हो, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, मैं कितना अच्छा हूँ, है ना? और विस्कॉन्ट मन में कहता है, ये बदमाश कहाँ से आ गया? क्या ये सब इसने पहले से ही सोच लिया था? ये लो, आपके लिए एक तोहफा है, क्या अब तुम सब मेरी जमीन से निकलोगे? और वो गुस्सा होकर चले जाते हैं। फिर जेवियर कहता है, क्या आपने ये प्रेडिक्ट किया था कि वो लोग आने वाले हैं? लॉयड बताता है कि ये पहली बार नहीं है कि मैं ऐसे लोगों से निपट रहा हूँ जो दूसरों की मेहनत चुराने की कोशिश करते हैं। तभी सारे वर्कर्स चिल्लाकर कहते हैं, मास्टर लॉयड के लिए तालियां बजाओ। ओए चुप रहो, तुम सबको इसके पैसे नहीं मिलने वाले, अब जल्दी से काम पर लगो। फिर गर्मियाँ खत्म होती है और बारिश का मौसम आ जाता है, लेकिन लॉयड घर नहीं जाता और अपने फसल का ध्यान रखता है। वो मन में कहता है कि मुझे देखना है क्या मर्टीज वेटलैंड वाकई काम का हो सकता है। फिर बारिश खत्म होती है और फिर भी उसका खेत सही सलामत है। सिस्टम बताता है कि आपने कंस्ट्रक्शन में इतना बड़ा काम किया है, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और उसे रिवॉर्ड में एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और उसका सर्वेइंग स्किल और डिजाइन स्किल 2 लेवल्स अपग्रेड हो जाते हैं। और सभी के इंप्रेशन लॉयड के लिए 5 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। करंट आरपी है 355। लॉयड कहता है, सब हो गया, चलो अब अगले स्टेज की तरफ चलते हैं। फिर हमें लुकोन विस्कोंटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विस्कोंट कहता है, क्या रिक्लेम जमीन के लिए माइग्रेशन? एग्जीक्यूटिव बताता है, वो जमीन को मुफ्त में दे रहे हैं, वो भी 3 साल के लिए पूरी प्रोटेक्शन के साथ, और बदले में उन्हें वहाँ 5 साल तक रहना होगा। विस्कॉन्ट कहता है, इसका मतलब वो आखिरी 2 साल जमीन को सही करने में लगाएंगे और फिर वो लोग वहाँ का मालिक बन जाएंगे। वो जगह एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसी है। ये सब सोचकर उसे बहुत जलन होती है। मैं अपनी जमीन को उन्हें ऐसे ही नहीं देने वाला। और फिर वो उस बंदे से कहता है, वर्कशॉप के सुपरवाइजर को बुलाओ। फिर कुछ दिन बाद लॉयड सोकर उठता है और उसके सर में दर्द हो रहा है और वो सोचता है कि ये ज्यादा काम करने की वजह से हुआ, आज मुझे बहुत काम है। फिर जेवियर से कहता है, ओए जल्दी उठो, मुझे काम पर जाना है। और उसके सर में भी दर्द हो रहा है, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। नहीं रुको, ये नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि इमिली और सारे गाँव वालों के सर में दर्द हो रहा है और सारे जानवरों के भी। लॉयड कहता है, ये सब पर असर कर रहा है, जानवरों पर भी। और मन में कहता है, मुझे पता है, जरूर ये पानी की वजह से हुआ है। मेरा सबसे बड़ा वेपन है इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता होना। लेकिन उन वाइल्ड एंड्स के इंसिडेंट के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो नॉवल में नहीं दिखाई गई थी। मुझे लगता था विस्कॉन्ट लोकोना मार्टीज वेटलैंड वापस लेना चाहेंगे, इसलिए मैंने उनके बारे में रिसर्च किया। लोकोना रीजन की मेन इनकम सोर्स है उनकी मिस्टीरियस डाइंग टेक्नोलॉजी, और वो लोग डाई को लोडोना बेरी से बनाते हैं। लोकोना वो हरामी इंसान, उस हरामी को मैं छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ बेरोन के पास विस्कॉन्ट का नाइट बैठा है और बताता है, हमें आधा वापस किया वेटलैंड दे दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम पानी में डाई मिलाना छोड़ देंगे। यह सुनकर बेरोन कहता है, तुम्हें पता है अभी तुम जो कह रहे हो वो धमकी है। हाँ सही कहा, इसे एक धमकी ही समझो। क्या तुम्हें लॉ से डर नहीं लगता? मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। हाँ खुशी से ले जाओ, लेकिन फैसला आने में 2 साल लग जाएंगे और इतने वक्त तक ताजा पानी के हर्जे के सामने तुम टिक पाओगे? ठीक है, तो मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। वो जाने लगता है और बेरोन कहता है, मेरे बेटे ने और मेरे लोगों ने खून पसीना बहाया है उस जमीन पर, मैं तुम जैसे इंसान को वो कभी नहीं दूंगा। वो जाने वाला होता है, लेकिन तभी लॉयड दरवाजा तोड़कर उसे दीवार से चिपका देता है और कहता है, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लगता है हमारे कुत्ते जैसे पड़ोसी हमारे पानी के साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तभी विस्कॉन्ट का नाइट कहता है, तुमने मेरे लॉर्ड को गाली दी?
ओ मुझे नहीं पता था कि कुत्ते इंसान की बात भी समझ सकते हैं। यह सुनकर वो आग बबूला हो जाता है। तुमने 2 बार एक नाइट की इंसल्ट की है। मैं तुम्हें ड्यूल के लिए चैलेंज करता हूँ। और कुछ देर बाद वो हार चुका है और लॉयड उसे पीट रहा है। अरे बस करो, मैं हार गया। अच्छा ठीक है, अब मैं सेटिस्फाई हूँ। और फिर से उसे मारने लगता है और कहता है ये मेरे डैड की बेइज्जती के लिए है। और बेरोन हंसते हुए कहता है अरे बस करो, ड्यूल खत्म हो चुकी है। और अंदर से बहुत खुश हो रहा था। और जेवियर मन में कहता है मैंने कभी इन्हें ऐसे नहीं देखा। और फिर लोकोना में विस्कोंट से कहता है मैंने तुम्हें उसे धमकी देने भेजा था, लेकिन तुम तो खुद ही मार खा कर आ गए। नहीं रुको एक मिनट, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बेरोन से अब हमें कोर्ट ले जा सकता है। हम उस पर लड़ाई का झूठा इल्जाम लगाएंगे, जिसकी वजह से ये केस सॉल्व होने में 3 नहीं 4 साल लग जाएंगे। और लॉयड भी उसी की तरह फेस बनाकर कहता है वो अभी यही सोच रहा होगा, लेकिन हम कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। हम अपनी तरीके से उन्हें चकमा देंगे। हमने इस जमीन पर अपना खून पसीना बहाया है। यह सुनकर सभी जोश में आ जाते हैं। फिर सभी रिजर्वियर बनाते हैं पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हामांग उसके लिए ऊपर किसी लेक से पानी लाता है। जेवियर कहता है ये एक अच्छा सोल्यूशन है मास्टर लॉयड, लेकिन इसकी वजह से आप दोनों आराम नहीं कर पाओगे। लॉयड बताता है तुम सही कह रहे हो, ये सिर्फ एक टेम्पररी हल है। हम एक वाटर सप्लाई सिस्टम बनाएंगे। हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं ताकि ईस्ट की पहाड़ों की लेक से पानी लाया जा सके। जेवियर कहता है पर फासला बहुत ज्यादा है। लॉयड बताता है यही तो प्रॉब्लम है। मैं इंश्योर करूंगा ताकि मुझे 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा मुनाफा मिले। फिर कुछ महीने बाद विस्कोंट बहुत डरा हुआ है। एग्जीक्यूटिव कहता है बेरोन फ्रंटेरा के बड़े बेटे ने आपसे मिलने की दरख्वास्त की है। वो कहता है मैं बिजी हूँ, उन्हें बोलो चले जाए। और वो कह रहे हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर वो मान जाता है और लॉयड से मिलता है। अरे वाह माय डियर विस्कोंट, आप तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। विस्कोंट कहता है तुम क्या चाहते हो? लॉयड बताता है आपने नहीं सुना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ। या तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे चलिए अब ईमानदारी से बात कीजिए, शायद मैं आपका वर्कशॉप बचा सकता हूँ। मुझे लगा ही था ये तुम्हारा ही काम है। तुम ही हो जिसने मेरी वर्कशॉप बर्बाद की है। लॉयड कहता है तुम्हारी वजह से हमें काफुआ लेक से पानी लाना पड़ा, इसके लिए शुक्रिया। पहले हमें पता भी नहीं था कि तुम ये सब कर रहे हो। वो तो तुम्हारा नाइट बहुत मेहरबान था हम पर। हमने लेक से अपनी जमीन तक पानी का रास्ता बनाया। विस्कोंट गुस्से से कहता है बस करो अपनी बकवास, ये बताओ तुमने मेरे वर्कशॉप के साथ क्या किया? और लॉयड कहता है हमारे रास्ते में एक बहुत बड़ी गाठी थी और हमने वही किया जो जरूरी था, और कोई ऑप्शन था ही नहीं। हमने वहाँ एक रोमन स्टाइल एक्वाडक्ट बनाया। हमने माइलस्टोन्स कलेक्ट किए बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, लेकिन कुछ गाठी के नीचे दब गए और फिर हमने एक्सपोजिंग रोक दी। और विस्कोंट कहता है बस करो, इन सब का मेरे वर्कशॉप से क्या लेना देना? और लॉयड बताता है उस गाठी का पानी तुम्हारे वर्कशॉप तक जाता है और उस पानी में चूना है जिससे कपड़ों का ये हाल हुआ है। फिर विस्कोंट कहता है तुम बदतमीज, तुम्हें लॉ का कोई डर नहीं। मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा, पर फैसला आने में कम से कम 2 साल लगेंगे। तब तक कोई बचा होगा जो तुम्हें याद रखेगा। ठीक है अब मैं चलता हूँ। और विस्कोंट कहता है तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। तुम्हें पता भी है मैं रॉयल कोर्ट में किन किन लोगों को जानता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और लॉयड बाय कहकर चला जाता है। रास्ते में जेवियर कहता है आपने तो उसे और गुस्सा दिला दिया, अब वो कोर्ट में हमसे लड़ता रहेगा। उसके सच में रॉयल कोर्ट में बहुत ज्यादा कनेक्शंस हैं। अगर ये सब हुआ तो खर्चा और भी बढ़ जाएगा। और लॉयड बताता है बस तुम देखते जाओ। फिर 1 महीने बाद विस्कोंट लॉयड से माफी मांग रहा है कि प्लीज मेरे वर्कशॉप को बचा लो। लॉयड बताता है कि तुम्हारे उन रिश्तेदारों ने बताया नहीं कि तुम ये केस नहीं जीत सकते, प्लीज माफ कर दो मुझे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और लॉयड बताता है मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं अपनी शान छोड़कर तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। शान इसकी कोई भी कीमत नहीं है, अगर है भी तो मैं उसे 1000 बार बेच दूँ। मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे बस एक साइन चाहिए। अगर तुम इस पर साइन कर दो तो हम 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे वर्कशॉप को पानी देना शुरू कर देंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर विस्कोंट के पसीने छूट जाते हैं और चिल्लाकर कहता है ये कीमत तो बहुत ही ज्यादा है, और क्या पानी पर भी कीमत लगाई जा सकती है? जिसने मुझे सिखाया था कि पानी मुफ्त नहीं होता वो तुम ही थे, है ना? और वो बहुत ही डर जाता है। फिर कुछ वक्त बाद बेरोन कहता है क्या सच में हर महीने हमें इतनी रकम मिलेगी? लॉयड कहता है बिल्कुल सही, विस्कोंट ने इस पर खुद साइन किया है। और बेरोन कहता है इन पैसों से तो हम आसानी से कर्ज दे सकते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा पैसे बच जाएंगे। जेवियर मन में कहता है ये लड़ाई विस्कोंट ने शुरू की पर मास्टर लॉयड ने खत्म कर दी, और अभी ये एक शैतान लग रहा है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी खत्म होने की तारीख का जिक्र ही नहीं था। जब तक वो जिंदा रहेगा हम उसका फायदा उठाएंगे और उसके आने वाली जनरेशन से भी। और लॉयड मन में कहता है अब मैं उसे छोटी सजा देकर माफ नहीं करने वाला। और बेरोन कहता है तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज है, वैसे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम मुझे बहुत डरा रहे हो। अरे माफ करना, मैं तो बस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से खुश था। और बेरोन बताता है जो खजाना तुम्हें और ट्राइब से मिला था काउंट क्रेमो उसे अच्छी कीमत में खरीदने को तैयार है। लॉयड कहता है ये तो बहुत अजीब बात है, उस जैसे बड़े आदमी के लिए ऐसे ब्रांड न्यू पीसेस खरीदना कोई बड़ी बात तो नहीं है। बेरोन बताता है कि वो एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाना चाहता है और ये है सिटी ऑफ कॉमर्स, ये है यहाँ के किंग काउंट क्रेमो। वो समंदर को देखता है जहाँ से निकलता है मॉन्स्टर गीगा टाइटन। एंड विद दिस द ग्रेटेस्ट डेवलपर मानवा का पार्ट 2 एंड होता है। कमेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।